नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, क्या होता है, उन सभी चीजों को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग समझिएगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि ये एक प्लांट है। अब ये प्लांट जो है वो एक नया प्लांट डेवलप करेगा। ठीक है, इसने एक नया प्लांट बनाया। ये रहा वो छुटकू सा एक नया प्लांट। अब ये नया प्लांट जो इसने डेवलप किया है, ये कैसे डेवलप किया है भाई? यहां पर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि ये है पेरेंट, और ये क्या हो गई भाई? इसकी प्रोजेनी हो गई। अब ये जो नया प्लांट यहां पर बना है वो कैसे बना है? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई इसके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल कर लीजिए आप। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट आप ले लीजिए। वेजिटेटिव पार्ट क्या हो सकता है सर? वो वेजिटेटिव पार्ट इसकी रूट हो सकती है, वेजिटेटिव पार्ट इसकी लीफ हो सकती है, वेजिटेटिव पार्ट इसका स्टेम हो सकता है, या फिर इनमें से किसी का भी कोई भी मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। कोई भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, रूट का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, किसी भी चीज का कोई मॉडिफाइड पार्ट हो सकता है। जैसे जैसे आलू के अंदर ट्यूबर होता है, जो आलू हम खाते हैं ट्यूबर है, वो क्या है? वो मॉडिफाइड स्टेम है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। गन्ना है, गन्ने के अंदर भी हम लोग सीड से नहीं करते हैं, आलू के अंदर भी सीड से नहीं करते हैं। तो जो गन्ना है, गन्ने के अंदर हम जो पार्ट खाते हैं वो उसकी स्टेम होगी, उसकी स्टॉक भी बोल सकते हैं, उसका शूट बोल सकते हैं। तो गन्ने की खेती किससे होती है? गन्ने की जो खेती होती है वो हम लोग स्टेम से करते हैं। आलू की जो खेती होती है वो उसके ट्यूबर से करते हैं। तो वो क्या है भाई? वो उसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है। तो उस वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। उसे तो हम लोग कहते हैं क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम लोग क्या कह देंगे कि ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका क्या है जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे कि ये प्लांट है, इस प्लांट में बनेगा एक फूल। ये बना इसके अंदर एक फ्लावर। ये फ्लावर बन गया। अब ये जो फ्लावर है ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का है। ये मान लीजिए इसमें आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए। यहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि ये फ्लावर है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, जो कि मेन पार्ट है। इसमें से बनते हैं क्या? पॉलन। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है ओवेरी। इसके अंदर होते हैं क्या? ओव्यूल, या फिर उसके अंदर होंगे एग। ये कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं। ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये यहाँ पर आपस में फ्यूज होते हैं और यहाँ पर बनता है क्या? जाइगोट, जो कि कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। और उस जाइगोट से बाद में बन जाता है क्या? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो एक सीड बन जाता है। यानी कि यहां पर जो नया प्लांट होगा वो फिर बनेगा इस एम्ब्रियो से। तो एक तरीका बॉस ये हो गया। एक तरीका तो कौन सा है कि इसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट हो, उससे एक नया प्लांट बन जाए, वो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक तरीका ये है कि भाई जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। इसके लिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, गैमीट बनना जरूरी है। फिर उन गैमीट का फ्यूजन होकर के जाइगोट बनना जरूरी है। फिर उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फिर उस एम्ब्रियो से एक नया प्लांट बन जाएगा। इसे हम लोग कह देंगे कि ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, यहां पर दो चीजों का होना बहुत बहुत जरूरी है। दो कंडीशंस, या कहें हम लोग दो इवेंट हैं जिनका होना जरूरी है, कंपलसरी है, एसेंशियल है। ये क्या है वो दो इवेंट्स जो कि एसेंशियल हैं? सबसे पहला इवेंट्स तो है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो ये कौन सा अच्छा इवेंट हुआ है? इसमें गैमीट्स का बनना है, लेकिन वो गैमीट्स किससे बनते हैं? वो गैमीट बनेंगे मियोसिस से। यहां पर सबसे पहला जो इवेंट है वो तो गैमीट बनना, और वो गैमीट किससे बनने चाहिए? मियोसिस से बनने चाहिए, सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज यहां पर है कि भाई जो गैमीट बन गए, फिर उन गैमीट का होना चाहिए फ्यूजन। मेल गैमीट जो बनेंगे और जो फीमेल गैमीट बनेंगे
उन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का होना चाहिए फ्यूजन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो वो होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तभी वहां पर हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज गायब रही, ये दोनों होने ही होने चाहिए, अगर ये दोनों इवेंट होते हैं तभी उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके अंदर? ये होगा फ्लावर के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? इस फूल के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक कॉमन सेंस है, जहां पर सेक्सुअल ऑर्गन होंगे वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो भाई सेक्सुअल ऑर्गन कहाँ होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये आपके फूल के अंदर है, फ्लावर के अंदर है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको फिर यही देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें हम शुरू करें, बिल्कुल एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे और उसी के कंसेप्ट्स को समझेंगे। नीट एग्जाम के लिए, आईसीआर यूजी एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चले देखें भाई, यहां पर आप देखोगे तो ये रहा भाई एक टिपिकल फ्लावर। इस फ्लावर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर उसकी लेबलिंग मिल जाएगी। यहाँ आप देखोगे तो ये जो पार्ट है आपका, इसमें बेसिकली दो पार्ट आपको नजर आते हैं। ये एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है। यहां पर जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या हो गया आपके? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको यहां पर एंड्रोशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहां पर? मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोशियम कहा जाता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको गाइनोशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? गाइनोशियम कहा जाता है। तो यहां पर भाई अगर मैं यहां पर पहले फूल है, जो फ्लावर है, उसकी डेफिनेशन की बात करूं, उसको समझाऊं, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकली, फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर एक यूनिक स्ट्रक्चर है, एक मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है फ्लावर, जो कि केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डेवलप होता है और वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक। अब यहां पर जो फ्लावर है उसके अंदर बेसिकली चार पार्ट होते हैं। दो एसेसरी या नॉन एसेंशियल होल होते हैं और दो एसेंशियल होल होते हैं। एसेंशियल होल कौन कौन से होते हैं? एक एंड्रोशियम होता है और दूसरा गाइनोशियम होता है। अगर इसमें आप देखोगे तो यहां पर ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये देखो यहां पर ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये सभी पार्ट क्या है भी? स्टेमन है। स्टेमन है, यानी कि ये सब जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। तो एंड्रोशियम बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर? स्टेमन्स पाए जाते हैं। और अगर आप यहां पर सेंटर में देखोगे, ये जो पूरा की पूरा एक हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल या फिर इसी को कहा जाता है पिस्टिल, और ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। तो गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और वो है क्या चीज? वो है कार्पेल या फिर हम कहें पिस्टल। यानी कि एंड्रोशियम की अगर बात की जाए तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमन, और जो अपना गाइनोशियम है उसकी यूनिट क्या है? तो गाइनोशियम की जो यूनिट है वो है कार्पेल। कार्पेल या फिर आप बोल सकते हो पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल। क्लियर हुआ? कोई समस्या इसके अंदर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। ये सारे की सारी चीजें जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन से पहले की बातें हैं। फर्टिलाइजेशन तो तब होगा जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन जाएंगे, यानी कि पॉलन बन जाए और वहां पर एग बन जाए। जब ये दोनों बन जाएंगे उसके बाद फ्यूजन होगा। तो ये बनते कैसे हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है उसकी हम बात करें तो जैसे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें मैंने आपको ये बताया स्टेमन। तो स्टेमन, एक स्टेमन कैसा नजर आता है? वो स्टेमन कुछ ऐसा नजर आता है। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, यही है स्टेमन। ये स्टेमन है। स्टेमन में बेसिकली तीन चीजें होती हैं।
ये जो आपको पूरा की पूरा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस पूरे लॉन्ग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, फिलामेंट। क्या कहेंगे इसको, फिलामेंट कहते हैं। और ये जो एक सबसे मेन स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंथर। एंथर। और जिस जगह पर ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, यानी कि ये एंथर और ये फिलामेंट, ये जिस जगह पर जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव। उसको बोलते हैं कनेक्टिव। एक तरीके से ये मान करके चलो कि भाई ये जो पेन है ये फिलामेंट हो गया, और इस फिलामेंट के ऊपर 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 क्या लगाएं, ये जो है आपका ये एंथर हो गया। ये फिलामेंट हो गया और ये एंथर हो गया, ऐसा है। ये फिलामेंट है और ये इसके ऊपर एंथर है, ठीक। तो ये फिलामेंट है और ये उसके ऊपर एंथर हो गया। अब ये फिलामेंट और एंथर किस जगह पर जुड़े हुए हैं, जिस जगह पर ये जुड़े हुए हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव। तो तीन चीजें हो गई इसके अंदर। एक होता है इसके अंदर स्टेमन, दूसरा एंथर, और बीच में जो इन दोनों को जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कनेक्टिव। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंथर। अगर एंथर को आप ध्यान से देखोगे तो ये उसका एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। ये एंथर है, इस एंथर को हमने ऊपर से काटा, एंथर को ऊपर से काटा, फिर उसमें हम लोग देख रहे हैं हमको क्या नजर आ रहा है, हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये जो स्टेमन है, स्टेमन में बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और एक टर्मिनल पार्ट होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंथर। मतलब ऊपर से देखने में हमको लगेगा जैसे कि उसमें दो लोब हैं, जब उसको काटेंगे तो उसमें अपन को 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, पॉलन चैम्बर जिनको कहा जाता है। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच्ड होता है थैलेमस पर या फिर पीटल पर जाकर के। यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट कहां पर अटैच्ड होगा, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड ये कहां पर जाकर के अटैच होता है, थैलेमस वाले पार्ट पर अटैच्ड होता है। तो ये जो फिलामेंट है इसका एक पार्ट थैलेमस पर अटैच्ड है और एक पार्ट फ्री है जिस पर एंथर है। क्लियर। अब यहां पर एंथर कैसा होता है उसकी हम बात करें। ये एंथर, अगर मैं यहां पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करता हूं, एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करता हूं, तो वो बाइलोब्ड होता है। बाहर से कैसा लगेगा, जैसे उसके अंदर 2 लोब हैं, उसके अंदर क्या है भी, ऐसे 2 लोब हैं। जब उसको काटोगे तो पता चलेगा कि उसमें 4 चैम्बर बने हुए हैं। जब उसको ऐसे काट दोगे तो आपको वहां पर 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। हर एक लोब में आपको 2 थीका मिलते हैं। थीका यानी कि ये कैसा होता है, डायथिकस होता है। एंथर कैसा है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 लोब होते हैं और हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, यानी कि ये कैसा होता है, डायथिकस होता है। तो बताओ टोटल थीका कितने हो गए, टोटल थीका साहब 4 हो गए। 2 लोब हैं, एक लोब में 2 थीका, तो 2 लोब में कितने थीका, 4 थीका। तो ये टोटल 4 थीका, यानी कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। यानी कि हम बात करें तो ये कैसा है, ये 4 साइडेड है, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो उनके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, यानी कि ये पहले बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड के अंदर हर एक लोब के अंदर आपको 2 थीका मिलते हैं, ठीक। चलो और देखो यहां पर इस डायग्राम को आप देखो, इसको मैंने काटा, यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 4, इसको जैसे आप यहां से काटते हो तो ये जो आपको दिखता है पूरा की पूरा, ये एक लोब हो गया। ये एक लोब ये हो गया, एक लोब इस तरफ का होगा। अब एक लोब के अंदर ये आपको एक थीका मिलेगा और एक थीका ये मिलेगा। ये बेसिकली चैम्बर बने हुए हैं, इनको पॉलन चैम्बर बोलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इनके नाम से जाना जाता है क्योंकि जो पॉलन होते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। तो पहले इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें टोटल 4 वॉल होती हैं, 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं बाबू, इसके अंदर टोटल 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहली जो लेयर इसके अंदर पाई जाती है वो है एपिडर्मिस, जो कि सबसे बाहर की लेयर है और प्रोटेक्टिव है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज बाहर होती है ना वो हमेशा सुरक्षा ही देती है, उसका काम हमेशा प्रोटेक्शन देने का ही होता है। तो यहां पर जो एपिडर्मिस है वो आउटर लेयर है और प्रोटेक्टिव नेचर की है। जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये सबसे बाहर के जो सेल आपको नजर आ रहे हैं, ये सबसे बाहर ही जो सेल नजर आ रहे हैं, ये बाहर के जो सेल हैं यही क्या है, एपिडर्मिस है।
तो भाई जितना भी एनवायरनमेंट का प्रेशर है, जो कुछ भी आएगा वो सबसे पहले इसी से निपटेगा कि हाँ भाई पहले मुझे मार तब तू अंदर जा पाएगा। तो इसका काम हमेशा क्या रहता है, प्रोटेक्शन का रहता है। उसके अंदर जो सेल अपन को मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथीशियम। ये दूसरी लेयर है। कौन सी लेयर है ये, एंडोथीशियम दूसरी लेयर। इसके अंदर जो आपको सेल मिलते हैं, इसके अंदर जो सेल मिलेंगे वो सेल क्या कहलाएंगे, आपके एंडोथीशियम कहलाएंगे। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम का काम होता है डेहिसेंस में। देखो जब ये एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये ऐसे फूट जाता है। तो जब ये फूटेगा तो इसमें से सारे पॉलन ग्रेन जो है वो उड़ करके हवा में चले जाएंगे, या इसके बाहर निकल आएंगे तो किसी इंसेक्ट पर चिपक करके चले जाएंगे, या हवा से उड़ करके कहीं और चले जाएंगे। तो इसका फूटना जरूरी है। तो यहाँ पर ये एंथर जब मैच्योर होता है तब वो ऐसे बस्ट हो जाता है, ऐसे फूट जाता है। और जब ये बस्ट होता है, ऐसे फूटता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेहिसेंस बोलते हैं। और इस डेहिसेंस में कौन सी मेम्ब्रेन हेल्प करती है, एंडोथीशियम हेल्प करती है। डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन, ठीक है, जिससे पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो सके। इन पॉलन को रिलीज करने के लिए यहां पर डेहिसेंस यानी कि ये जो एंथर है इसका फूटना, इसका बस्ट होना जरूरी है। जैसे फटाका फूटता है ना और सारी चीजें उड़ जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये बस्ट होता है और इसमें से एंथर जो है वो बाहर निकलते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हो, ये देखो ये बस्ट हो चुका है और ये जो है पॉलन इसमें से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये पॉलन जो है वो इसमें से बाहर निकलना जो है वो शुरू हो चुके हैं। यहां पर ये डेहिसेंस, ये फूट चुका है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि डेहिसेंस में कौन सी लेयर जो है वो काम करती है, कौन सी लेयर जो है वो मदद करती है। तो एंडोथीशियम जो है वो डेहिसेंस में हेल्प करती है। तीसरी जो लेयर है इसके अंदर वो है मिडिल लेयर। तीसरी लेयर कौन सी है बाबू इसके अंदर, वो है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बेसिकली अकेली नहीं होती है, कई जगहों पर एक मिलेगी, कई जगहों पर दो मिलेंगी, कई जगहों पर तीन तीन लेयर होती हैं। तो एक से लेकर के तीन लेयर तक अपन को देखने को मिल जाती है मिडिल लेयर। इनका काम भी क्या है, इनका काम भी प्रोटेक्शन का है। ये भी डेहिसेंस में हेल्प करती हैं, ये भी डेहिसेंस में हेल्प करेंगे, यानी एंडोथीशियम मिडिल लेयर दोनों ही डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है चौथी लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं टैपिटम। ये सबसे अंदर की लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, बहुत ही बढ़िया सेल माने जाते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन बनते हैं तो उन पॉलन ग्रेन को नॉरिश कौन करेगा, उसको खाना पीना कौन खिलाएगा, उसकी न्यूट्रिएंट की उसकी देखभाल कौन करेगा, यही टैपिटम सेल जो होते हैं ना, यही नॉरिश करते हैं किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन है, अब देखो कोई भी चीज है जब वो डेवलप होती है तो डेवलप होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, उसको खाना चाहिए। और वो एनर्जी वो खाना उसको कौन देगा, पॉलन ग्रेन फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, तो उसको वो खाना, उसको वो एनर्जी, उसको वो न्यूट्रिशन कौन देता है, ये टैपिटम देते हैं। तो टैपिटम इनर मोस्ट सेल होते हैं जो पॉलन ग्रेन डेवलप जो हो रहे होते हैं, पॉलन ग्रेन उनको नॉरिश करने का ये काम करता है। आ रही है बात समझ में। यहां पर टैपिटम के जो सेल होते हैं ना, ये जो टैपिटम के सेल हैं उनके पास काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ये पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, टैपिटम सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड या पॉलीप्लॉइड होते हैं। भाई जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, तो जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। अब न्यूक्लियस है तो उसके पास अपना क्रोमोसोम, दूसरा न्यूक्लियस उसके पास अपने क्रोमोसोम, यानी कि ये पॉलीप्लॉइड भी होते हैं। तो टैपिटम सेल जो होते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत घना होता है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है। किसके अंदर, टैपिटम सेल के अंदर, जो सबसे अंदर पाए जाते हैं। सबसे अंदर के जो सेल होते हैं ना उनको हम लोग टैपिटम सेल बोलते हैं। जैसे ये जो सबसे अंदर के सेल हैं इनको हम लोग टैपिटम सेल बोलेंगे। ये सबसे अंदर के जो सेल है ना इनको टैपिटम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, टैपिटम सेल, जो बहुत ज्यादा घने होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म इनके अंदर होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। तो टैपिटम सेल यूजुअली कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइड नेचर के पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहां पर ये माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे सर, उनके बारे में चर्चा करें। तो देखो भाई, अब टैपिटम सेल होगा, टैपिटम सेल के अंदर अपन को मिलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या पाए जाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। वो स्पोरोजिनस टिश्यू, उनमें डिफरेंशिएशन होता है और फाइनली वहां पर बनते हैं पॉलन मदर सेल। क्या बनेंगे उसके अंदर, पॉलन मदर सेल। यानी सबसे ऊपर क्या थी, एपिडर्मिस थी,
एपिडर्मिस से नीचे एंडोथीसियम थी, एंडोथीसियम से नीचे मिडिल लेयर थी, मिडिल लेयर से नीचे टेपिटम सेल थे, और टेपिटम सेल के बाद अपन को वहां पर पॉलन मदर सेल देखने को मिल जाएंगे। तो मान लीजिए ये रहा वो पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल कैसा होता है? पॉलन मदर सेल बाबू डिप्लॉयड होता है। ये रहा 2N पॉलन मदर सेल, ठीक, PMC भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। अब इस पॉलन मदर सेल में होती है मियोसिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला उसमें मियोसिस होना बहुत बहुत जरूरी है, और दूसरा जब वो गैमीट बन जाएंगे, मियोसिस से ही गैमीट बनेंगे, तो मियोसिस से उसमें गैमीट बनना जरूरी है, और फिर उन गैमीट का आपस में फ्यूज होना जरूरी है। तो वहां पर मियोसिस हो रही है, और मियोसिस आपको पता है दो फेजेस में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट होगी, तो इससे भाई दो सेल बन जाएंगे जिसको बोलेंगे डायड। ये दो न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2N है, एक न्यूक्लियस है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, डायड बना, फिर मियोसिस उसमें सेकंड होगा, तो यहां पर 4 बन जाएंगे। आप सबको पता है जब एक मियोसिस होती है तो 1 से 4 बनते हैं, तो यहां पर ये 4 न्यूक्लियस बन गए, या कहें अपन 4 सेल बन गए यहां पर। अब ये जो 4 सेल बने ना, ये भी अलग अलग नहीं हुए, ये सब आपस में चिपके हुए हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। जैसे मियोसिस बन हुई तो माइक्रोस्पोर डायड बना, फिर एक और मियोसिस सेकंड हुई तो उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। तो मियोसिस होती है तो यहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहां पर ये जो बने हैं माइक्रोस्पोर बने हैं, ये पॉलन मदर सेल से। अभी ये पॉलन नहीं बने हैं, ध्यान रखना, पॉलन तो अभी बनेंगे, अभी ये माइक्रोस्पोर बने हैं। तो जो आपके पॉलन मदर सेल हैं उनसे बनते हैं क्या? माइक्रोस्पोर। और इस माइक्रोस्पोर के बनने की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपल सी एक लाइन में अगर बताई जाए तो जो पॉलन मदर सेल हैं, पॉलन मदर सेल हैं, उस पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। सीधी सी बात, क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर। पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, उस बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और ये बनते कैसे हैं? मियोसिस से बनते हैं। किस प्रोसेस से बनते हैं ये बनते हैं मियोसिस से, मियोसिस से बनते हैं। तो यहां पर ये जो बनेंगे वो मियोसिस नाम की जो प्रोसेस होती है उससे बनते हैं, उसे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या पॉलन बने हैं? नहीं, अभी उसमें माइक्रोस्पोर बने हैं। अब माइक्रोस्पोर से आगे चल के नई चीजें बनेंगी। तो यहां पर होता क्या है, पहले उस चीज को आप समझो। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू जो हैं उसके जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस होता है, और उस मियोसिस से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, जो कि कैसा होता है? एन डिप्लॉयड होता है, सॉरी हैप्लॉयड होता है। ये कैसा था? ये डिप्लॉयड था, यहां पर ये सब हैप्लॉयड है। अकेला हैप्लॉयड नहीं, सभी हैप्लॉयड है। ये भी एन है, ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है। 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्पोर अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा भाई? अब यहां पर ये एंथर धीरे धीरे मैच्योर होता है। ये एंथर है, तो ये जो एंथर है वो धीरे धीरे यहां पर मैच्योर होगा, उसका जो पानी है वो धीरे धीरे उड़ता जाएगा, यानी कि वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये वहां पर डिसोशिएट हो जाएंगे। ये जो माइक्रोस्पोर अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, ये अलग हो जाएंगे। इनके बीच में से जो पानी है जो डिहाइड्रेट, भाई सूख गया एक तरीके से, ये मान लीजिए डिहाइड्रेट हो गया, तो ये डिसोशिएट हो गए एक दूसरे से, ये यहां पर डिसोशिएट हो जाएंगे, और फिर ये डेवलप होंगे किसमें? पॉलन ग्रेन के अंदर। अब कैसे डेवलप होते हैं जरा इसमें देखो भाई, यहां पर तो यहां पर डिसोशिएट हो गए, तो मान लीजिए डिसोशिएट होकर के ये रहा अपना एक माइक्रोस्पोर जो कि कैसा है? हैप्लॉयड है। ये एक माइक्रोस्पोर है जो कि हैप्लॉयड है। अब इस माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पर डेवलपमेंट में क्या होता है? बेसिकली ये जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें एक माइटोटिक डिवीजन होता है। मतलब उस न्यूक्लियस में, केवल एक न्यूक्लियस में, पूरे सेल में नहीं होता, केवल न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, और उससे 2 सेल बनते हैं। एक सेल को नाम दिया जाता है वेजिटेटिव सेल, और एक सेल को नाम दिया जाता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है उसके पास बड़ा साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा स्पेस होता है। जनरेटिव सेल जो होता है वो यूजुअली छोटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, तो ये माइक्रोस्पोर से जब ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाते हैं तो हम कह देते हैं कि ये बन गया हमारा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में कुछ और भी चीजें बनती हैं,
जैसे इसको देखो आप, यहाँ पर क्या होगा, पॉलन ग्रेन में बेसिकली एक लेयर डेवलप होती है, एक क्या उसमें दो लेयर डेवलप होती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपको दो लेयर नजर आ रही होंगी, एक तो ये अंदर वाली लेयर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन, और एक जो बाहर की जो लेयर आपको नजर आ रही है ये बाहर की लेयर होती है, ऐसी रहती है, थोड़ी सी रफ टाइप की रहती है ये, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्साइन, ये एक्साइन। और यहाँ पर बीच बीच में जैसे आपको यहाँ पर ये गैप देखने को मिल रहा है, ये जो बीच बीच में गैप होते हैं ना, इनको जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, जर्म पोर बोलते हैं। और इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस ये रहा जिसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, इसी को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। और एक इसके अंदर होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो लेयर होती हैं, ये है आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को ही हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो इसमें दो लेयर होती हैं, एक होती है इसमें आउटर लेयर, एक आउटर लेयर होती है जिसको एक्साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्साइन। ये जो एक्साइन है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की बनती है जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये काय से बनती है, ये बनती है स्पोरोपोलिनिन से। ये जो एक्साइन आउटर लेयर है ये स्पोरोपोलिनिन से बनती है। किससे बनती है, स्पोरोपोलिनिन से, जो कि एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी तक का सबसे पाया गया नोन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अगर कोई है तो वो ये स्पोरोपोलिन है, जो डिकम्पोज नहीं होता, बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं होता। ये हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली कंडीशन में भी सरवाइव करता है। इवन अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं आया जो इस स्पोरोपोलिन को डिकम्पोज कर सके, यानी कि ये कभी खराब नहीं होता। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर कोई पॉलन ग्रेन किसी प्लांट से निकला और वो मिट्टी में दब गया तो वो हजारों लाखों सालों तक उसी मिट्टी में दबा रहेगा, सैकड़ों सालों तक उसी मिट्टी में जिंदा दबा रहेगा। उसकी ये जो एक्साइन लेयर है वो डिकम्पोज नहीं होगी, वो एक्साइन लेयर हमेशा वहां पर रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि वो काय से बना है, वो स्पोरोपोलिनिन से बना है। दूसरी जो लेयर है इसके अंदर वो है इंटाइन, जो कि इनर लेयर है, ये काफी पतली लेयर है और कंटिन्यूअस लेयर है, जो कि सेलुलोज की बनी है और पैक्टिन की बनी है। इंटाइन लेयर किसकी बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन की। यहां बीच बीच में जो एक्साइन लेयर है ना वो कई जगह पर बनती नहीं है, उस पर जगह पर खाली जगह छूट जाती है, उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर बहुत जरूरी है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन बनेगा, जो पॉलन ट्यूब बनती है वो इसी जर्म पोर से निकल करके बाहर आती है। तो ये काफी प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जो कि एक्साइन पर होता है, मतलब जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता, जर्म पोर पर कोई स्पोरोपोलिन नहीं होगा। तो ये सारी कहानी कैसे हुई, क्या हुई, देखो भाई, ये यहां पर सबसे पहले तो क्या है भाई, पीएमसी, पॉलन मदर सेल, इसमें हुआ मियोसिस। इसके अंदर क्या हुआ जी, इसके अंदर मियोसिस हुआ तो उससे बन गए 4 सेल। अब ये जो चारों सेल हैं वे आपस में जुड़े हुए हैं, अभी हैप्लॉइड बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या बना है यहाँ पर, टेट्राड बन गया, और ये अभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये डिहाइड्रेट होंगे तो ये चारों जो है वो अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इनको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर पॉलन मदर सेल से ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब वहां से कोई एक माइक्रोस्पोर उठा लो, ये सब हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। तो हमने एक ये माइक्रोस्पोर उठाया, ये है एन, ये क्या हो गया जी, हमारा माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। अब इस माइक्रोस्पोर में होती है माइटोसिस, केवल और केवल उसके न्यूक्लियस में होगी, इसके न्यूक्लियस में होगी तो यहां पर ऐसे अपन को 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में इस पर डेवलपमेंट होगा तो यहां पर एक लेयर अपन को और मिल जाएगी, तो वो लेयर कुछ ऐसी होगी, बीच बीच में वो लेयर बनेगी नहीं, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, जर्म पोर।
ये बन गई। ये जो स्ट्रक्चर अब आपको दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। इसको हम लोग अब क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये जो बाहर की जो लेयर बनी है इसको कहते हैं एक्साइन, और जिस जगह पर ये लेयर नहीं बनी उसको हम लोग बोल रहे हैं जर्म पोर। इसी जगह से पॉलन ट्यूब निकल करके आती है। इसमें ये दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, एक आपका क्या कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। एक आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और एक आपका जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने के लिए यहां मिल जाता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पर कि जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है उसमें जो दो सेल हैं उनके बारे में थोड़ा समझें। देखो कि भाई यहां पर ये जो सेल है, यहां पर ये जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है उसमें दो सेल अपन को देखने को मिलते हैं। एक सेल कौन सा है? वो है वेजिटेटिव सेल, जो कि साइज में काफी बड़ा है, उसके पास काफी सारा फूड रिजर्व भी है। भाई उसका देखो, जैसे ये देखो इसमें देख सकते हो आप, ये काफी बड़ा है और इसमें काफी सारा फूड रिजर्व भी मौजूद है। ये पूरा की पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये इसी के पास है, वेजिटेटिव सेल के पास है। ठीक, इसमें काफी लार्ज और इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। काफी बड़ा न्यूक्लियस इसमें मिलेगा, लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस अपन को मिलेगा। दूसरा इसके अंदर है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटा होता है, स्पिंडल शेप का होता है और बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, काफी घना साइटोप्लाज्म होता है, डेंस होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करता है ऑफ द वेजिटेटिव सेल। यानी कि ये जो पूरा की पूरा वेजिटेटिव सेल है, उस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही आपका ये जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट करता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद होती है शेडिंग। शेडिंग का मतलब है कि ये पॉलन ग्रेन यहां से निकलने की भी, तो क्योंकि इन पॉलन ग्रेन को निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचना है, तो इनकी होती है शेडिंग। शेडिंग स्टेज आती है। इसमें क्या होता है भाई, देखो 60% से ज्यादा जो एंजियोस्पर्म है, 60% से ज्यादा जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो पॉलन शेड होते हैं वो इसी 2 सेल स्टेज पर होते हैं। पॉलन की जो शेडिंग होती है वो इसी 2 सेल स्टेज पर, यानी जब तक ये 2 सेल नहीं बन जाते तब तक पॉलन वहां से झड़ेंगे ही नहीं, वहां से उनकी शेडिंग होगी ही नहीं। बाकी जो रिमेनिंग स्पीसीज हैं, 60% से ज्यादा स्पीसीज में तो 2 सेल स्टेज पर ही हो रहा है, और जो रिमेनिंग स्पीसीज हैं उनमें जनरेटिव सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। देखो कईयों में तो क्या होता है, अभी तो यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है ना ये भी डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होकर के 2 मेल न्यूक्लियाई बनाते हैं। पर 60% स्पीसीज के अंदर तो ये डिवाइड होते हैं कहां पर, जब पॉलन ट्यूब बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, सॉरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब ये पॉलन पहुंच जाता है ना, तो वहां पर जाकर के ये जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। और बची कुछ ही 40% से कम जो एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज हैं उनके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस यहीं डिवाइड हो जाता है, यहीं की यहीं डिवाइड हो जाएगा और 2 मेल गैमीट वहां पर बना देगा। आ रही है बात समझ में? यानी कि ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म है, लगभग 60% से ज्यादा जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर पॉलन की शेडिंग इस 2 न्यूक्लियाई स्टेज पर होती है, जब 2 न्यूक्लियाई होते हैं। और 40% से कम जो प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उनके अंदर ये जनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन होगा और टोटल 3 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और फिर 3 न्यूक्लियाई स्टेज पर फिर वो शेड करता है, ये रहता है। ठीक, पॉलन की वायबिलिटी की बात करें कि सर जब पॉलन बन जाता है तो वो कितने लंबे समय तक जिंदा रहता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट पर। जैसे मैं बात करूं गेहूं की और चावल की, तो गेहूं और चावल के अंदर 30 मिनट की पॉलन वायबिलिटी रहती है। यानी पॉलन जिंदा कब तक रहेगा? पॉलन जिंदा 30 मिनट तक रहेगा गेहूं और चावल के अंदर। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर महीनों तक जिंदा रहता है, महीनों तक, जैसे रोजेसी फैमिली के अंदर, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर, सोलेनेसी फैमिली के अंदर। तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इन फैमिली के अंदर कई महीनों तक जिंदा रहता है। इवन हम लोग पॉलन ग्रेन को स्टोर करके भी रख सकते हैं, कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और वहां पर एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर हम इन पॉलन को -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं। वहां पर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। आजकल आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर शादी ब्याह होते हुए देखा होगा, तो देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन की जब स्टेज की तरफ एंट्री हो रही होती है तो नीचे से कुछ धुआं जैसा छोड़ा जाता है। पहले तो वो धुआं ही छोड़ते थे, लेकिन आजकल जो है ना वो लिक्विड नाइट्रोजन का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ते हैं, ठंडी ठंडी गैस निकलती है,
वो लिक्विड मतलब नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है ना वो गैस फॉर्म में होता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है? जब उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस, सोचो आप, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो हालत खराब हो जाती है, -196 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाते हैं, तब वो नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बहुत इजीली मिल जाता है अब तो मार्केट में। तो लिक्विड नाइट्रोजन में, ये क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है, पॉलन जो है ना उसको हम लोग स्टोर करते हैं कई सालों तक, काय में? लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर है -196, -196 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग पॉलन बैंक बोलते हैं। जैसे पैसों को ले जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं ना, और पैसे सुरक्षित रहते हैं अपने कई सालों तक, ऐसे ही हमने पॉलन को ले जाकर के, एक बैंक है पॉलन बैंक जिसको कह देंगे, वहां स्टोर कर लेते हैं। अब वो कैसे स्टोर करेंगे भाई? कोई नोटों की गड्डियां तो है नहीं कि पॉलन पर रबड़ चढ़ा करके छोड़ दिया। पॉलन को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो के रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, वहां पर इसको कई सालों तक अपन स्टोर करके जो है वो रख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करें यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो वापस से एक बार आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा रिवीजन करा देता हूं एक ही बार में। शुरुआत कहां से हुई थी सर? शुरुआत जो है ना वो एंथर से हुई थी। ठीक है, ये रहा एंथर। एंथर में क्या था सर? एंथर में ना पॉलन मदर सेल थे सर, एंथर में पॉलन मदर सेल थे, पीएमसी, जो कि कैसे थे? डिप्लॉयड थे। उनके अंदर सर मियोसिस हुआ, लो जी हमने मियोसिस करा दिया। तो मियोसिस होने के बाद वहां पर 4 क्या बने? 4 वहां पर माइक्रोस्पोर के टेट्राड बने। ये क्या बन गया? ये यहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अब ये चिपके हुए हैं, अब ये डिहाइड्रेट होंगे, मैचुरेशन होगा, और ये यहां पर अलग अलग हो जाएंगे। ये अलग अलग हो गए, सब की सब कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। इनको बोलते हैं हम लोग क्या? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? अब जो अपने माइक्रोस्पोर बने हैं वो उठा लो, कोई भी एक माइक्रोस्पोर हमने ले लिया, ये रहा माइक्रोस्पोर, ये रहा एन, हैप्लॉइड है, ये हमने माइक्रोस्पोर ले लिया। अब ये रहा माइक्रोस्पोर, इसके अंदर होगा, इसके न्यूक्लियस में केवल माइटोटिक डिवीजन होगा, केवल और केवल न्यूक्लियस में होता है। तो वहां से 1 से 2 बन जाते हैं, ये एक बन गया, एक ये छोटा बन गया, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। छोटा वाला जो होता है उसको जनरेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। बड़ा वाला जो वेजिटेटिव है उसको ट्यूब न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्यूब न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर फिर एक लेयर बन जाएगी इसी के ऊपर, यहां बता देते हैं फिर से, यहां पर ये इसके ऊपर एक प्रॉपर लेयर बन जाती है। इसमें ये 2 न्यूक्लियस बना दिए हमने, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, और यहां पर हमने लेयर बना दी। बीच बीच में गैप छोड़ देना और उसको बता देना कि ये जर्म पोर है। तो ये लेयर बन गई, एक लेयर तो क्या बन गई? एक्साइन बन गई, और एक अंदर की जो लेयर होती है उसको इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन लेयर बनती है स्पोरोपोलिन की, जहां जहां पर भी एक्साइन लेयर नहीं होती है उसको जर्म पोर कहा जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि ये बन गया जी पॉलन ग्रेन। अब भाई जिनकी शेडिंग जो होती है वो इसी स्टेज पर हो जाती है, इसी स्टेज पर ये एंथर में से निकल करके चले जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, इन सम प्लांट, कुछ प्लांट एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं मैं, उनके अंदर यहां पर अभी एक डिवीजन और होगा, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसमें आपका ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, ये जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, इसमें डिवीजन होगा अभी। तो ये कौन सा न्यूक्लियस है? ये जनरेटिव न्यूक्लियाई है। इस जनरेटिव न्यूक्लियाई में अभी माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो वैसा की वैसा ये रहा, जनरेटिव न्यूक्लियाई से 2 बन जाएंगे। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कि ये मेल न्यूक्लियाई बन गए। ये क्या बन गए? ये बन गए मेल
न्यूक्लियाई, ये मेल न्यूक्लियाई बन गए। ये तो जनरेटिव है ही, ये मेल न्यूक्लियाई बन गए। तो ये जो आप देख रहे हो ये 3 सेल्ड स्टेज हो गया, 3 सेल्ड स्टेज। इसी 3 सेल्ड स्टेज पर इनकी होती है क्या, शेडिंग, यानी कि ये एंथर से झड़ जाते हैं। ज्यादातर प्लांट में तो ये जो 2 सेल्ड स्टेज वाला है ना, यहां पर झड़ते हैं। ये जो 2 सेल्ड स्टेज पॉलन होता है ना, यहां पर शेडिंग होती है। ज्यादातर प्लांट में तो यहां शेडिंग होती है। ये झड़ते जो है ना, ये यहां पर झड़ते हैं। ये मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर यही होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर जो शेडिंग होती है वो 2 सेल्ड स्टेज पर होती है। कुछ कुछ के अंदर आपके 3 सेल्ड स्टेज पर भी शेडिंग देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? चलो, ये हो गई भाई मेल की कहानी, पॉलन ग्रेन तैयार हैं। अब आते हैं हम लोग फीमेल पर। यह है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहां क्या क्या होता है जरा उस पर देखें भाई। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है वो हमको पता है, उसको बोलते हैं हम लोग साहब पिस्टल। पिस्टल या इसी को बोलते हैं हम लोग कार्पेल। इसी को क्या बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ओव्यूल है, जो ओवेरी के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। जैसे वहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे, एंथर के अंदर था माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे ही यहां पर होता है मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहते हैं गाइनोशियम, और गाइनोशियम के अंदर क्या होती है, एक सिंगल पिस्टल होती है। जैसे एंड्रोशियम के अंदर तो बहुत सारी स्टेमन थी, यहां पर गाइनोशियम में एक ही पिस्टल होती है, यानी कि जब एक पिस्टल होगी तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोकार्पिलरी, और एक से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी। एक से ज्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भाई यहां पर सिनकार्पस। कौन से होते हैं जी, एक होते हैं यहां पर सिनकार्पस, जिसमें पिस्टल जो है ना वो फ्यूज हो जाते हैं। पिस्टल जो है ना वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अगर मल्टी कार्पिलरी है तो पिस्टल क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। जब वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जैसे यहां पर ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस वाले में यहां पर ये कैसा है, आपका है सिनकार्पस है। ये जो है वो सिनकार्पस है, सिनकार्पस है, जिसमें ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ये पिस्टल है, ऐसे पिस्टल अगर एक से ज्यादा हुए तो वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ये पेपेवर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, और हिबिस्कस के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, और टमाटर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, और मस्टर्ड के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। ये 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा, पेपेवर, हिबिस्कस, टोमेटो और मस्टर्ड, सिनकार्पस। एक है फिर एपोकार्पस। एपोकार्पस में फ्री पिस्टल होते हैं, उसमें वो आपस में फ्यूज नहीं होते, जैसे कि ये जो दिख रहा है आपको, ये एपोकार्पस है। ये एपोकार्पस पिस्टल है, जिसमें आपको फ्री पिस्टल मिलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मिचेलिया, जैसे कि लोटस, जैसे कि रोज। एग्जाम्पल में जैसे मिचेलिया है, लोटस है, रोज है, ये आपके होते हैं एपोकार्पस, फ्री पिस्टल इसके अंदर होते हैं। ठीक, पिस्टल के अंदर कौन कौन से पार्ट जो हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो जरा उसके पार्ट पर ध्यान दें। पिस्टल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे आप ये पूरा की पूरा पार्ट देखोगे, ये पिस्टल है, इसमें जो सबसे ऊपर आपको जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो पूरा की पूरा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये नीचे जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है गोल गोल, इसको बोलते हैं ओवेरी, और ये जिस चीज पर रहता है उसको बोलते हैं थैलेमस। उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। एक सिंपल सा डायग्राम अगर बनाया जाए ना तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो एक बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बनाऊं तो ऐसा स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ये क्या हो गया जी, ये हो गया थैलेमस। ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवेरी। ये यहां से यहां तक जो ट्यूब वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। तो बेसिकली 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। एक तो होता है स्टिग्मा जो सबसे ऊपर है, ये बेसिकली लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसका, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन जो बन करके तैयार हो गया है, अब वो हवा से या किसी इंसेक्ट से उड़ करके, या कोई इंसेक्ट उसको लेकर के आएगा तो वो यहीं इसी जगह पर ला करके पॉलन ग्रेन को छोड़ता है, इसी स्टिग्मा पर।
यानी उसका स्टिग्मा पर आना जरूरी है। एक तरह से मान लो कि पॉलन ग्रेन जो है वो हेलीकॉप्टर है, कड़ 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 कड़। अब इसको उतरने के लिए क्या चाहिए, एक लैंडिंग स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पर, जिसको हेलीपैड बोलते हैं, वहां उतरना है। तो ये कहां उतरेगा, ये हमेशा इसी स्टिग्मा के ऊपर ही उतरेगा, इधर उधर उतरेगा तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना, स्टिग्मा की सरफेस पर ही उतरना पड़ेगा उसको, क्योंकि यहीं से रास्ता गया है यहां ओवेरी तक पहुंचने का, यहीं स्टिग्मा से यहां ओवेरी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इसी स्टिग्मा से होकर के जाता है, तो यहीं पर उसको उतरना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये एक लंबी सी ट्यूब मिलेगी जिसको बोलते हैं अपन स्टाइल। स्टिग्मा के बाद क्या मिलेगा, स्टाइल, जो कि एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है। और फिर सबसे नीचे मिलेगा हमको ओवेरी, जो कि बेसल बल्ज्ड पार्ट है। इसी ओवेरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल। और वो किससे जुड़े होते हैं, प्लेसेंटा से, ओवरी वॉल से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके अंदर होता क्या क्या है जरा उसको अपन समझें। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर ओवरी की। मेन चीज जो है वो ओवरी पर ही हम लोग चलते हैं। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका ओव्यूल। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ओव्यूल का है। ये कहां पर होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल कहां पर है, ये ओव्यूल जो है वो इस पार्ट के अंदर है। ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है ओवरी, ये जो पार्ट है ओवरी, इस ओवरी के अंदर हमें मिलता है ओव्यूल। ये जो पूरा की पूरा पार्ट है ना, ये यहां पर मिलेगा, इस जगह पर। ये जो हमको दिख रहा है ये है ओव्यूल। सब कुछ इसी में होना, इसी ओव्यूल में बनते हैं एग, इसी ओव्यूल में बनते हैं एग। और ये जो ओव्यूल है ना, इसी ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो ये जो पूरा की पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। तो थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो ये रहा ओव्यूल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये ओव्यूल जो है वो है मेगा स्पोरेंजियम। इसी ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पार्ट देखने को मिलेगा, देख लो भाई। अभी ये ऐसे उल्टा है, कैसा, ऐसे, ये ऐसे भी होता है, ये ऐसे भी होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा है, ये उल्टा है, ये ऐसा है। इसका जो मुंह ऐसे होना चाहिए ना, ये ऐसे घूम करके पूरा 180 डिग्री पर है। मतलब ये ऐसा है, जैसे इसका जो मुंह है वो ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे होने की जगह पर क्या है, ये पूरा ऐसे रोटेट हो गया है। ये पूरा की पूरा क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर रोटेट हो गया है। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। अब ये ऐसे हो गया है, ये बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये ऐसा नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हो गया है, ऐसा। अब इस ऐसे को अपन ऐसे देख लो। ठीक है, तो ये उल्टा है, इन्वर्टेड इसको अपन बोल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो जरा अपन ध्यान से देखेंगे डायग्राम में। पार्ट जरूर समझ लेना किस पार्ट को क्या कहा जाता है। ये यहां पर जो आपको पार्ट दिख रहा है, जो स्टार्टिंग में जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ये जो इसका पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर, इस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये जो आपको एक ओपनिंग नजर आ रही है, ये ओपनिंग जो दिख रही है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि ये है माइक्रोपाइलर पोल। ये जो दो लेयर आपको नजर आ रही है, इसमें से बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, ये जो मेन बॉडी है इसकी, इस बॉडी को बोलते हैं हम लोग न्यूसेलस, और ये जो अंदर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोसैक। ये वाला जो पोल होता है इसको बोलते हैं हम लोग चैलेजल पोल, यानी कि ये चैलेजा एंड हो गया, और उधर एक अपना माइक्रोपाइलर। जिस तरफ माइक्रोपाइल होता है उसको माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं, जिस तरफ ये वाला पार्ट होगा, मतलब उसके अपोजिट वाला जो पार्ट होगा उसको चैलेजल पोल बोलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा आप कौन क्या करता है। जैसे सबसे पहले हमने कहा फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है भाई, फ्यूनिकल एक स्टॉक है जो कि अटैच करता है ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ। ध्यान रखिएगा, ओव्यूल और प्लासेंटा ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ओव्यूल और प्लासेंटा आपस में फ्यूनिकल से जुड़े होते हैं। जैसे भाई ये जो ओव्यूल है, हमने कहा ये ओव्यूल ओवरी के अंदर है, तो क्या उस ओवरी के अंदर ये उधर उधर लुढ़क पुढ़क रहा है या किसी चीज से जुड़ा हुआ है, ये ओवरी के वॉल से जुड़ा हुआ है। ओवरी की जो दीवार है उससे ये चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है साहब, प्लेसेंटा की मदद से जुड़ा हुआ है। तो प्लेसेंटा, एक तरफ जो प्लेसेंटा है वो ओवरी की बॉल से जुड़ा है, और दूसरा जो एंड है वो इस ओव्यूल से जुड़ा है। तो वो जो दूसरा एंड है प्लासेंटा का जो इस ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, वो उस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल बोल रहे हैं। फिर एक पार्ट है इसके अंदर हाइलम। हाइलम क्या है, ये वो जंक्शन है जहां पर ओव्यूल की बॉडी होती है और फ्यूनिकल होता है। यानी फ्यूनिकल और ओव्यूल की जो बॉडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम।
फ्यूनिकल और ओव्यूल की जो मेन बॉडी है उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइलम बोलेंगे। मतलब ये फ्यूनिकल हो गया, इस तरफ ऊपर प्लासेंटा होगा, इधर अपनी मेन ओव्यूल बॉडी है। तो मेन ओव्यूल की बॉडी और ऊपर जो फ्यूनिकल है उसके बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। फिर हम बात करें इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स या तो एक होती है दो, जैसे यहाँ पर दो हैं इंटेगुमेंट्स, ये क्या है, लेयर है, और लेयर का काम हमेशा क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का होता है। तो यहाँ पर ये भी प्रोटेक्शन दे रही हैं, ये भी प्रोटेक्ट कर रही हैं किसको, उसके अंदर क्या है भाई, ये आउटर इंटेगुमेंट, फिर इनर इंटेगुमेंट, उसके अंदर है न्यू सेलस। तो ये न्यू सेलस जो मेन बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। फिर है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का एक छोटी सी ओपनिंग है, छोटी सी ओपनिंग है, इसी माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, यहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटेगुमेंट वहां भी प्रेजेंट होगी तो वो ओपनिंग बनेगी कैसे। तो माइक्रोपाइल वो जगह होती है जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है। फिर है चैलेजा। चैलेजा बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, जो कि माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट है। अगर माइक्रोपाइल उस तरफ है तो चैलेजा इधर होगा, अगर माइक्रोपाइल इधर होता तो चैलेजा उधर होता। माइक्रोपाइल चैलेजा अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो मेन बॉडी होती है वो न्यूसेलस है। मास ऑफ द सेल एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के अंदर जो सेल का पूरा मास है उसको न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, इसके पास ढेर सारा रिजर्व फूड मटेरियल है न्यूसेलस के पास। क्लियर, आ गई बात समझ में। ये हमने ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर देखा। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये एम्ब्रियो सैक है, इस पर चलते हैं जरा। देखो क्या होता है भाई इसके अंदर, यहां पर अब मेगा स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, मेगा स्पोर। जैसे वहां पर माइक्रो स्पोर बने थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेगा स्पोर बनते हैं। तो यहां पर पहले मेगा स्पोर बनेंगे। तो यहां पर जैसे वहां पर पॉलन मदर सेल थे, यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल जो हैं, जिनको शॉर्ट में बोलेंगे MMC, ये मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी कि यहां पर होता है MMC, वही मियोसिस होगी इसके अंदर भी। जैसे वहां पर पॉलन मदर सेल में मियोसिस होकर के माइक्रो स्पोर बने थे, ऐसे ही यहां पर मेगा स्पोर बनते हैं। तो सर यहां पर भी 4 बनेंगे, बिल्कुल यहां पर भी 4 बनते हैं। मियोसिस जहां भी होगी वहां पर 1 के 4 ही बनते हैं, और माइटोसिस में 1 के 2 बनते हैं। तो मेगा स्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि भाई जो मेगा स्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड है, ये एक सिंगल लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म, काफी घना साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, और एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जो कहां प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर रीजन में होता है। जो ओव्यूल हम पढ़े थे ना, वहां माइक्रोपाइलर रीजन में होता है। इसके अंदर मियोसिस होती है और ये यहां पर 4 मेगा स्पोर बनाता है। कितने मेगा स्पोर बनाता है, 4 मेगा स्पोर यहां पर बनाएगा, 4 मेगा स्पोर, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहां पर क्या होता है, जैसे पॉलन मदर सेल में एक पॉलन मदर सेल से 4 बने थे पॉलन मदर अपने में माइक्रोस्पोर, और वो चारों की चारों फंक्शनल थे। लेकिन यहां पर जो 4 मेगा स्पोर बनते हैं वो चारों की चारों फंक्शनल नहीं होते। यहां पर भी देखो 4 बन रहे हैं, 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं, लेकिन चारों काम के नहीं है, उसमें से केवल एक ही काम का है, 3 होते हैं बेकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बाबू, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म है, इन द मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, 3 मेगा स्पोर जो होते हैं, जो 4 बने थे ना, ये 4 मेगा स्पोर जो बनते हैं, 4 में से 3 जो है वो खराब हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और अकेला एक रह जाता है फंक्शनल। केवल एक फंक्शनल रह जाता है। कौन सा वाला फंक्शनल रहता है, चैलेजा एंड वाला। चैलेजा एंड वाला जो है ना वो फंक्शनल रहता है। और फिर ये जो एक अकेला जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, अकेला जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर है, उसमें फिर डेवलपमेंट होता है और वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियो सैक के नाम से हम लोग जानते हैं। बड़ा सिंपल सा खेला है भाई इसके अंदर, कि भाई देखो ऐसा है कुछ, मैं आपको बताता हूं कि भाई ये एक क्या हो गया यहां पर, ये तो है MMC, मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है। इसमें होती है मियोसिस, इसमें क्या होती है, इसमें होती है मियोसिस, और ये बनते हैं 4, ऐसे 4 बन जाएंगे एक के नीचे एक। ये ऊपर क्या है भाई, माइक्रोपाइल है, ध्यान से सुनिएगा, ये माइक्रोपाइल है, और नीचे क्या होगा भाई, चैलेजा होगा। ऊपर वाले जो 3 हैं वो हो जाते हैं खराब, ये ऊपर वाले जो 3 हैं ये हो जाते हैं खराब, डीजेनरेट, और केवल एक अकेला जो रह जाता है चैलेजा एंड वाला, चैलेजा के एंड की तरफ वाला, वो अकेला होता है, बचता है फंक्शनल।
ये अकेला ही एक काम का है, बाकी के 3 बेकार है। और बाद में फिर यही बनाता है क्या, एम्ब्रियो सैक। इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। आ गई बात समझ में। तो यहां पर आप देखोगे कि भाई ये माइक्रोपाइलर एंड इस तरफ है, ये न्यूसेलस हो गया, ये यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल हो गई। इस मेगा स्पोर मदर सेल में आपका डिवीजन होगा, एक मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हुआ तो डायड बनेगा, फिर 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 बन गए, ये एक, यहाँ पर ये 4 मेगा स्पोर बन गए, 1 मेगा स्पोर, 2 मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर और ये 4 मेगा स्पोर। टोटल 4 मेगा स्पोर बन गए। इसमें से जो ऊपर के 3 हैं, 1 2 3, ये तीनों हो जाएंगे खराब, डीजेनरेट, ये बेकार हो जाएंगे। किस तरफ वाले, माइक्रोपाइल एंड वाले। और ये चौथा वाला जो रखेगा, जो चैलेंज एंड वाला है, ये अकेला रहता है फंक्शनल, केवल यही काम का है। केवल ये वाला जो मेगा स्पोर है बस ये काम का। अब इसमें एम्ब्रियो सैक बनता है। अब कैसे बनता है उस पर आते हैं अपन। देखो भाई कैसे बनेगा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, कैसे होता है। मेगा स्पोर बचा था अपने पास, एक फंक्शनल मेगा स्पोर था। तो भाई ये रहा वो एक फंक्शनल मेगा स्पोर। कैसा है भाई ये मेगा स्पोर, हैप्लॉइड है। ये रहा मेगा स्पोर हैप्लॉइड। अब इसमें ना माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस नहीं होगा, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट। तो यहां पर एक से बनेंगे कितने, 2 न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस में होगा। फिर इसमें दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, वो भी न्यूक्लियस में ही, तो 2 के बन जाएंगे यहां पर 4 न्यूक्लियस। फिर इसके अंदर तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 4 के 8। ये बन गया 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बन गया ये, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक। अभी इसमें और बदलाव हो रहा है, वो भी आप देखोगे। जैसे यहां पर आप देखें तो होता क्या है, यहां पर एंटीपोडल वाले जो सेल हैं वो तो आपके हो जाते हैं बेकार, खराब हो जाते हैं भाई। जैसे जो एंटीपोडल, सॉरी ये तो उधर है, पहले यहां देख लो। मेगा स्पोर जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपके डिवाइड होंगे माइटोटिकली। कितनी बार होंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ध्यान से सुनना, 3 बार, 3 बार डिवाइड होते हैं, ध्यान रखना, 3 बार डिवाइड होंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बस सेल डिवाइड नहीं होगा, केवल न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। उससे यहां पर क्या बन जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये 7 सेल्ड कैसे बना वो भी आपको बताते हैं। ये 8 न्यूक्लियस बन गए, 8 में से 3 न्यूक्लियस एक तरफ, 3 न्यूक्लियस एक तरफ, बचे 2 जो है वो आपस में फ्यूज होकर के एक ही सेल बना देते हैं। अब यहां पर देखो भाई, एक सेल था, एक सेल में मियोसिस हुआ, 2 बने, तो फिर 2 के 4 बने, फिर 4 के ये 8 बने। यहां पर भाई जैसे मान लीजिए ये आपका मेगा स्पोर मदर सेल है, ये है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी काय को बोल रहे हैं, अब तो मेगा स्पोर बोलो भाई, वो तो हो गया ना। ये भाई मेगा स्पोर है, कैसा है, हैप्लॉइड है। इसमें मियोटिक डिवीजन फर्स्ट हुआ तो 1 से 2 बन गए, फिर इसमें मियोटिक डिवीजन सेकंड हुआ तो 2 से 4 बन गए, फिर इसमें मियोटिक डिवीजन थर्ड वाला, तीसरा वाला हुआ तो ये 4 के 8 बन गए 8। अब ये 8 अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं जरा देखो। इसमें से 3 एक तरफ अरेंज हो जाएंगे, 3 एक तरफ हो जाएंगे और 2 इधर रह जाएंगे। 3 जो है वो आपके अरेंज हो जाएंगे एक एंड पर, जिनको बोलेंगे हम लोग एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे उनको, एंटीपोडल सेल। ये जो एंटीपोडल सेल है वो चैलेजा वाली तरफ अरेंज होंगे। ये जो एंटीपोडल सेल होते हैं वो अरेंज होते हैं कहां पर, चैलेजा वाले पॉइंट पर। चैलेजा एंड पर होते हैं एंटीपोडल सेल, जो कि 3 सेल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी के जो 3 सेल हैं वो एक एंड पर जाएंगे। जैसे यहां पर ये चैलेजा वाला एंड हो गया और ये माइक्रोपाइल वाला एंड है। अब देखो कॉमन सेंस थोड़ा आप लोग लगाइएगा। माइक्रोपाइल वो खुली जगह है जहां से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई पॉलन ट्यूब जो है जैसे ही अंदर एंटर करे उसको तुरंत एग मिल जाए। तो एग जो है ना वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड पर रहता है, हमेशा माइक्रोपाइल एंड पर। तो 3 सेल यहां पहुंचेंगे जिसमें से एक एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड होंगे। तो इसमें से 2 क्या होंगे, 2 सिनर्जिड होंगे और एक यहां पर क्या होगा, एग होगा। तो 3 ये रहे, 3 ये रहे। अब बचे 2, ये रहे वो 2, ये आपके दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के बनाते हैं पोलर न्यूक्लिया या सेंट्रल सेल इसको बोल देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फाइनल बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके का फाइनल स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा जहां पर 3 एंटीपोडल सेल होंगे जो चैलेजा एंड पर है, यहाँ लिखा हुआ है चैलेजा एंड, और माइक्रोपाइलर एंड पर आपको 2 सिनर्जिड और एक एग मिलेंगे और सेंटर में आपको यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होंगे। जो 2 बचे थे वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं।
क्लियर हो रही है बात? ये होता है जब ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें ध्यान से देखना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो न्यूक्लियस है इसके अंदर, यानी कि ये 8 न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों आपस में मिक्स होकर के एक हो जाते हैं, तो 7 सेल्ड हो गए। तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लियस है टोटल और 7 सेल है। 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इस तरफ जब ये बन के तैयार हो जाता है, वहां पर वो पॉलन तो बन के तैयार हो ही गया, यहां पर ये बन के तैयार हो गया, दोनों चीजें बन के तैयार हो चुकी हैं। अब क्या होगा जी? अब पॉलिनेशन होगा। अब क्या होगा? अब पॉलिनेशन होगा। भाई वहां पर पॉलन बन के तैयार है, पॉलन के अंदर 2 सेल हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। अब वहां पर उसकी शेडिंग हो चुकी है, अब उसको बस कोई ले जाने के लिए होना चाहिए, या तो हवा चल के ले जाए उसको, या इंसेक्ट ले जाए। तो पॉलन में क्या होगा? पॉलन में बेसिकली पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन अभी कहां पर है? एंथर में है, और उसको कहां पहुंचना है? उसको स्टिग्मा पर पहुंचना है, वहां तक उसको पहुंचना है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन ऐसा है कि भाई, जैसे मैंने कहा कि भाई ये एक फूल है, ध्यान से सुनिएगा आप, ये एक फ्लावर है, ये एंथर है, यहां से पॉलन निकला, और ये पॉलन निकल करके अपने ही फूल के स्टिग्मा पर चला गया। ये क्या है भाई? स्टिग्मा। और ये क्या है भाई? पॉलन। यहां पर पॉलन जो है वो उसी फूल के एंथर से निकला और अपने ही फूल के स्टिग्मा पर चला गया। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, या इसी को हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी, जिसमें पॉलिनेशन जो है वो होता है विद इन दी सेम फ्लावर, जिसमें पॉलिनेशन उसी फ्लावर में होगा, यानी उसी फ्लावर का पॉलन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। और इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं है, यानी कि जब वो कभी खुलेंगे ही नहीं तो इसका मतलब बाहर से तो कोई पॉलन आ ही नहीं सकता फिर अंदर, वो हमेशा बंद ही रहते हैं। हम कह रहे हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब वो कभी ओपन ही नहीं होंगे। तो जब वो कभी ओपन नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से कभी कोई सीड आएगा नहीं, तो बाहर से कोई सीड आएगा नहीं मतलब बाहर से कोई पॉलन आएगा नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन कभी होगा नहीं। इसका मतलब वहां पर 100% क्या होगा? फिर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि वो तो बंद कमरा है, बाहर से तो कोई आया नहीं, कोई भी दूसरा पॉलन तो आया नहीं, वो तो पूरा बंद है। ऐसा फ्लावर है पूरी तरह से बंद, तो बाहर का पॉलन ग्रेन तो अंदर जा नहीं सकता, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं सकता। मतलब वहां पर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, यानी कि जहां जहां पर क्लिस्टोगैमी पाई जाती है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्या होगा वहां पर? सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल जरूर देख लेना, ये अपन को मिलेगा बॉयला के अंदर, ये अपन को मिलेगा कॉमन पेंसी प्लांट के अंदर, ये मिलेगा ऑक्जेलिस के अंदर, ये मिलेगा कैमेलाइना के अंदर। एक होता है चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है? जो नॉर्मली फ्लावर, नॉर्मल जो फ्लावर एक्सपोज्ड होते हैं ना, वो है ये चेस्मोगैमस फ्लावर। इसमें ज्यादातर फ्लावर जो है वो ओपन होते हैं आपके नॉर्मली पॉलिनेशन के बाद, नॉर्मल जो फ्लावर होते हैं वो है। एक होता है जिटेनोगैमी, इसको थोड़ा समझना। जिटेनोगैमी जैसे क्या होता है भाई? प्लांट एक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, अब इस प्लांट पर तो बहुत सारे फूल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, एक प्लांट पर बहुत सारे फूल हो सकते हैं। एक फूल ये रहा, एक फूल ये रहा, एक फूल ये रहा, एक फूल ये रहा, बहुत सारे फ्लावर हैं। प्लांट एक ही है लेकिन फूल उसमें बहुत सारे हैं। तो मान लीजिए इस फूल से पॉलन निकला, ये रहा पॉलन, और ये दूसरे फूल पर जाकर के चला गया। यहां पर फूल अलग है लेकिन प्लांट सेम है, अंतर है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या था कि वही फूल था, उसी फूल में से पॉलन निकलेकर इसी, मान लो यही पॉलन जो है वो अपने ही फूल पर चला जाए, तो इसको तो बोलते हैं हम लोग क्या? ऑटोगैमी। इसको क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। और यही पॉलन निकल करके अपने ही प्लांट के दूसरे फूल पर चला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग जिटेनोगैमी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिटेनोगैमी। क्लियर? जिटेनोगैमी, इसको बोलते हैं हम लोग जिटेनोगैमी। इसको क्या बोलेंगे? जिटेनोगैमी बोलेंगे। तो जिटेनोगैमी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन
कि यहाँ पर जो पॉलन है उसका ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर प्लांट सेम है, यानी कि वो जेनेटिकली तो सिमिलर होंगे, यानी जेनेटिकली वो ऑटोगैमी है, जेनेटिकली ऑटोगैमी है, लेकिन फंक्शनली देखा जाए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। एक प्रकार से फंक्शनली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर चेंज हो गया, तो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली वो क्या है, सेल्फिंग ही है, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। एक होता है जीनोगैमी, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ये है जीनोगैमी। अब यहां पर जैसे कि ये पॉलन निकले बाहर, तो ये पॉलन किसी दूसरे प्लांट पर चले जाए जो जेनेटिकली डिफरेंट है। तो जैसे ये पॉलन यहां से निकला बाहर, अब ये जो पॉलन निकला है, ये पॉलन निकल करके यहां की दूसरे प्लांट पर चला जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीनोगैमी, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर पॉलन जो है उसका ट्रांसफर हुआ है टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे जीनोगैमी। ये अकेला ऐसा टाइप है जिससे जेनेटिक डिफरेंट आता है, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जाएगा, यहां पर वेरिएशन आता है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, और जिटेनोगैमी जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन है और फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, कुल मिलाकर के हमको पॉलिनेशन होना है, अब कैसा भी पॉलिनेशन हो, कुल मिलाकर के तो हमको ये जानना है कि भाई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाए। अगर वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो ऑटोगैमी, अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो जिटेनोगैमी, और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंच रहा है तो जीनोगैमी। अब पहुंचाने के तरीके बहुत सारे हैं, कोई भी उसको पहुंचा सकता है, जैसे कि भाई वो हवा से पहुंचना चाहता है और पहुंचता ही है, अगर वो हवा से पहुंच रहा है तो उसको बोलेंगे एनीमोफिली। अगर वो वहां पर जो पॉलन ग्रेन, अब भाई पॉलन ग्रेन के देखो पैर तो है नहीं, वो स्टिग्मा पर कैसे जाएगा, उड़ के जाएगा या कोई इंसेक्ट ले जाएगा। अगर वहां पर वो हवा से पहुंचे, ज्यादातर हवा से ही पहुंचते हैं, मोस्ट कॉमन जो रहता है वो हवा ही रहती है, एबायोटिक एजेंट यही है, हवा तो जिंदा नहीं होती, हवा तो भाई कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इंसेक्ट तो है नहीं, एबायोटिक एजेंट है, तो ज्यादातर मोस्ट कॉमन ये हवा ही रहती है। इसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना वो बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। स्टेमन जो रहते हैं वो वहां पर अच्छे तरीके से बिल्कुल एक्सपोज्ड होना चाहिए, स्टिग्मा यहाँ पर लार्ज होनी चाहिए, फीदरी होनी चाहिए, फ्लावर जो होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल होना चाहिए हर एक ओवरी के अंदर, और वो पैक्ड होना चाहिए इनफ्लोरोसेंस के अंदर, जैसे कॉर्न कॉब के अंदर, ग्रासेस के अंदर हमको विंड से, हवा से पॉलिनेशन होते हुए दिखता है। इसके लिए कंडीशंस मैंने बता दी हैं, स्टेमन जो है वो एक्सपोज्ड, भाई स्टेमन बिल्कुल एकदम खुली हुई होगी तभी तो हवा के कांटेक्ट में आएगी, तो स्टेमन वेल एक्सपोज्ड हो, स्टिग्मा की जो सरफेस है वो बड़ी हो, क्योंकि भाई हवा से बिल्कुल एग्जैक्ट पे तो जगह तो लैंडिंग हो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं कि पॉलन ग्रेन ने बिल्कुल रास्ता देखा और वहां पर जाकर के तुरंत जाकर के लैंड कर जाए, तो स्टिग्मा की सरफेस जितनी बड़ी होगी उतना लैंडिंग सरफेस उसको ज्यादा मिल जाएगा। तो स्टिग्मा थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और फीदरी होनी चाहिए, फीदरी मतलब पंख जैसी होनी चाहिए जो कि पॉलन ग्रेन को जल्दी कैच कर ले, जल्दी पकड़ ले उसको। दूसरा है यहाँ पर वाटर, पानी से भी होता है, पानी जिससे होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, ध्यान रखना। अगर हवा से हो रहा है तो एनिमोफिली, पानी से हो रहा है तो हाइड्रोफिली, लेकिन ये बहुत कम होता है भाई, इसके लिए तो फिर प्लांट को पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ होना चाहिए तभी पहुंच पाएगा, तो ये बहुत लिमिटेड है, ये बहुत रेयर है फ्लावरिंग प्लांट में, लिमिटेड है, लगभग 30 जेनेरा में मिलता है, ज्यादातर वो भी मोनोकॉट के अंदर बस। ठीक है, जैसे एक्वाटिक प्लांट होते हैं वेलिसनेरिया, उसमें मिल जाएगा, पानी में रहने वाले जो प्लांट है ना उनमें मिल जाता है, जैसे वेलिसनेरिया में मिल जाएगा, जैसे हाइड्रला जो फ्रेश वाटर का है उसमें मिल जाएगा, जैसे जूस्टेरा जो मैराइन सी ग्रास है उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें ना ये नीट वाला एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट ट्रैप में, कि जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं जैसे कि आपका वाटर हाइसिंथ है और जैसे कि आपका वाटर लिली है, यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा पानी के ऊपर इमर्ज होते हैं और उनका पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा, हवा के द्वारा होता है, ना कि वाटर के द्वारा। हमने अभी बताया कि पानी का जो पॉलिनेशन है, पानी से जो पॉलिनेशन होता है, पानी के माध्यम से पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो बेसिकली उन प्लांट्स में होता है जो पानी के अंदर होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स में होता है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक्वाटिक प्लांट हैं, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये भी पानी वाले प्लांट हैं, लेकिन इनमें पानी से पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है कि पानी में रहने वाले प्लांट है और उनमें पानी से पॉलिनेशन नहीं हो रहा, उनमें पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट और हवा से, क्योंकि इनके जो फूल है वो पानी से बाहर आ जाते हैं, पानी से बाहर आ जाते हैं यानी पानी से ऊपर आ गए, तो अब हवा या इंसेक्ट जो है वही इनका पॉलिनेशन करवा पाएंगे। और अगर इंसेक्ट या पॉलिनेशन से हो रहा है
इंसेक्ट से हो रहा है या किसी एनिमल से हो रहा है तो उसको जूफिली बोलते हैं या एंटेमोफिली बोलते हैं। बेसिकली इंसेक्ट से होगा तो उसको एंटेमोफिली बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट, ज्यादातर प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट से होता है। ज्यादातर जो मधुमक्खियां होती हैं ना वो बहुत सारा पॉलिनेशन करती हैं, बहुत सारा। क्योंकि मधुमक्खियां क्या करती हैं भाई, मधुमक्खियां जो है वो नेक्टर की तलाश में होती हैं, फूलों से रस निकालती हैं अपना शहद बनाने के लिए। तो जब वो एक फूल पर जाती हैं तो उनके पैरों में पॉलन चिपक जाते हैं, फिर भाई मधुमक्खी दूसरे फूल पर जाएगी, वहां पर पॉलन छोड़ देती है। तो पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली इसके लिए ना फूल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, साइज में बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, तभी मधुमक्खियां या कोई भी दूसरे इंसेक्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। खुशबू वाले होने चाहिए तो भाई ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उनमें नेक्टर ज्यादा होना चाहिए तभी उसके पास इंसेक्ट जो है वो पहुंचते हैं, नहीं तो फिर इंसेक्ट उसके पास पहुंचेंगे ही नहीं। ध्यान रखिएगा, ठीक। इन सब चीजों को याद रखना आपको, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट, आउट ब्रीडिंग मैकेनिज्म। कि आउट ब्रीडिंग जो मैकेनिज्म है, यानी कि हम कहें कि जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन से बहुत सारी जो विगरनेस होती है वो कम हो जाती है। जैसे कोई प्लांट है वो बड़ा ज्यादा प्रभावशाली है, बड़ा मजबूत प्लांट है, तो इतना मजबूत प्लांट है, लेकिन अगर उसमें सेल्फिंग कराई जाए, जैसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में अगर सेल्फिंग कराई जाए तो फिर वो कमजोर हो जाता है, वो वीकनेस उसके अंदर आ जाती है, वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, उसकी मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है, उसकी रूट कम डेवलप होती है, उसकी हाइट कम होती है, उसकी स्टेम की थिकनेस कम हो जाती है, उसमें प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो विगरनेस कम हो जाती है, यानी कि एक तरीके से उसमें कमजोरी आ जाती है, वो कमजोर हो जाता है, उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि उसमें विगरनेस कम हो जाती है। तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होना चाहिए। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन के होने के लिए हमारे पास बहुत सारी मैकेनिज्म होती है प्लांट के अंदर, जिसमें से एक मैकेनिज्म है डाइकोगेमी। कौन सी मैकेनिज्म है बाबू? डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में जो पॉलन है वो रिलीज होता है और स्टिग्मा जो है उसकी रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती, उसको बोलते हैं डाइकोगेमी। यानी कि यहां से पॉलन निकल गया लेकिन स्टिग्मा जो है उसमें रिसेप्टिविटी नहीं है। यानी कि ये है कि हवाई जहाज तो उड़ रहा है, मतलब हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ते हुए आ रहा है, गड़ 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 गड़, नीचे देखा तो अभी हेलीपैड तैयार ही नहीं हुआ, तो वो उतरे कहां पर? ऐसा है यहां पर, जैसे कि मान लीजिए ये फूल है, अब यहां से भाई अपना ये पॉलन ग्रेन बना, ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें से बना पॉलन। अब ये पॉलन ग्रेन जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसको यहां उतरना है, लेकिन यहां पर उतरेगा कब? जब ये तैयार होगा, लेकिन ये रेडी ही नहीं है, नॉट रेडी। रेडी से मतलब है कि इसकी रिसेप्टिविटी अभी है ही नहीं, तो अगर ये इसके ऊपर उतर भी जाएगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो फिर इसको मजबूरन कहीं और जाना पड़ेगा। तो फिर यहां से ये अपना रास्ता चेंज कर लेगा और किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर के लैंड करेगा। और किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर के फिर ये लैंड करता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ा, इसको कहते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, एक होता है इसमें हरकोगेमी। हरकोगेमी में क्या होता है? एंथर और स्टिग्मा ये प्लेस्ड होते हैं डिफरेंट पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर ये प्लेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फूल है, इसमें ये कंडीशन है, इसमें भाई ऐसी कंडीशन है कि भाई ये एंथर जो है यहाँ पर, ये स्टेमन जो वो बहुत छोटे हैं और स्टाइल की लंबाई बहुत बड़ी है। या फिर ऐसी कंडीशन बन सकती है, या फिर ऐसी कंडीशन बन सकती है कि पॉलन ग्रेन यहां बन रहे हैं और ये बहुत नीचे है। ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर अलग अलग पोजीशन, जैसे यहां पर देखो सेम हाइट के हैं, सेम हाइट के हैं, वहां पर जो सेल्फिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट हाइट है तो यहाँ पर भी क्या होगी भाई, आपका क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कम होगा। तीसरा एक यहाँ पर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म है बेसिकली ये। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। माने कि अगर यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन अपने इस स्टिग्मा पर गया भी ना, तो वो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोले तू तो मेरा ही पॉलन ग्रेन है, क्या करेगा, चल निकल यहाँ से, भाग दूसरे पॉलन ग्रेन पर, दूसरे फ्लावर पर निकलो यहाँ से, सेम पर नहीं, सेम फ्लावर पर नहीं आना है, दूसरे फ्लावर पर जाओ, मतलब वो अपने ही पॉलन ग्रेन को भाई जेनेटिकली पहचान जाएगा, फूल है उसका स्टिग्मा है, वो अपने ही
पॉलन ग्रेन को पहचान लेगा कि भाई तेरा जेनेटिक्स तो मेरा है। हालांकि वहां पर इंट्रैक्शंस होते हैं, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसी बातें नहीं होती उनके बीच में। तू क्या कर रहा है, तू तो जेनेटिकली मेरे जैसा ही नहीं, तू तो मेरे जैसा ही है, तेरे को मैं नहीं, ऐसी सब बातें नहीं होती है, वहां पर इंट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग होमोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। फिर उसमें भी अलग अलग होते हैं, गैमीटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अलग अलग मैकेनिज्म चलती है उनके अंदर भी। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में वो जो फ्लावर है वो अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका जर्मिनेशन नहीं होने देगा, उसकी पॉलन ट्यूब नहीं बनने देगा, उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। चौथा है यहां पर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये सबसे बढ़िया है। ऐसा फ्लावर हो जिसके अंदर या तो मेल हो या फीमेल हो, बात ही खत्म। मान लीजिए कोई फूल है जिसके अंदर केवल एक मेल सेक्स ऑर्गन है, या फिर उसके अंदर केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं है, या तो उसके पास केवल फीमेल पार्ट है मेल पार्ट नहीं है, या फिर उसके अंदर केवल मेल पार्ट है फीमेल पार्ट नहीं है, दोनों पार्ट है ही नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन तो तब होगा ना जब उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, तब सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बनेंगे। हम कह रहे हैं यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल मतलब अब तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होना है, सेल्फ पॉलिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं उठता। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे एक होते हैं मोनोसियस, मोनोसियस का मतलब क्या हो गया कि एक ही टाइप के फूल होते हैं। अगर मैं कहूं इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पर, उसको मोनोसियस बोलते हैं। जैसे कैस्टर के अंदर, मेज के अंदर, ये मेज और कैस्टर ये ऐसे प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। एक फूल तो जैसे ये वाला फूल है, इस फूल के अंदर क्या है, अपन को मेल और फीमेल दोनों एक साथ दिख रहे हैं। एक फूल ऐसा होता है या तो इसमें सिर्फ मेल होगा, एक फूल ऐसा होगा जिसमें सिर्फ फीमेल होगा। तो मेल फूल अलग, फीमेल फूल अलग। अगर मेल फूल और फीमेल फूल दोनों एक ही प्लांट पर है तो ऐसे प्लांट को मोनोसियस कहते हैं, जैसे कैस्टर और मेज के अंदर। ठीक है, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं और ये जिटेनोगैमी को नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना। हाँ, इफ दे आर ऑन डिफरेंट प्लांट तो वो डायोसियस है, जैसे पपाया के अंदर या डेट पाम के अंदर। जैसे एक प्लांट है भाई, तो जैसे अपन पपाया का कहीं बगीचा लगाते हैं, पपीते का जो बगीचा लगता है ना, जहां पर पपीते की खेती होती है, वहां पर पपीते की में क्या रहता है कि भाई फीमेल प्लांट अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग होते हैं। तो पहले अपन को फीमेल प्लांट लगाने पड़ते हैं, पर उनमें पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ मेल प्लांट अलग से लगाने पड़ते हैं। फल जो होता है वो केवल फीमेल प्लांट पर आता है, क्योंकि पपीता कैसा होता है, पपीता डायोसियस होता है। पपीता कैसा होता है, डायोसियस। डायोसियस का मतलब हो गया कि ऐसा प्लांट जिसके पास या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, दोनों नहीं होंगे। या तो उसके पास मेल ही होगा, या जितने भी फूल होंगे वो सब मेल मेल वाले होंगे, या फिर उसके पास सिर्फ फीमेल वाले फूल होंगे, वो डायोसियस होते हैं। तो डायोसियस जो होता है वो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को रोकता है, दोनों को ही प्रिवेंट करता है। क्लियर, ये आउट ब्रीडिंग के मैकेनिज्म है। क्रॉस पॉलिनेशन के बढ़ाने के चांसेस हैं कि अगर ये सब चीजें होती हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। आज का बातें क्लियर हो रही हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक है, वहां पर एग वगैरह भी बन गए, यानी कि मतलब फीमेल गैमिट दोनों बन चुके हैं, पॉलिनेशन भी हो गया। अब आते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा भाई, जो पॉलन है पॉलिनेशन हुआ, स्टिग्मा की सरफेस पर आया, वहां उसने पॉलन ट्यूब बनाई, और वहां पर क्या होगा, जो उसका जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो जनरेटिव न्यूक्लियाई डिवाइड होकर के दो मेल न्यूक्लियाई बनाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो पॉलन ग्रेन आया है उसके पास दो मेल न्यूक्लियाई है। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई तो अलग है, उसके अलावा दो मेल न्यूक्लियाई हैं। बताए तभी, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है वो तो पॉलन ट्यूब बनाने में खर्च हो जाएगा। जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है उस जनरेटिव न्यूक्लियाई में फिर डिवीजन होगा माइटोटिक, और दो मेल न्यूक्लियाई बनेंगे। कितने बनेंगे, दो मेल न्यूक्लियाई। अब वहां से क्या होता है उसको जरा देखना। अब पॉलिनेशन हुआ, आफ्टर द पॉलन ट्यूब बन जाएगा भाई, पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, ठीक है, और वो पॉलन ट्यूब अंदर एंटर कर जाएगा। अंदर एंटर करने के बाद क्या करेगा, सिनर्जिड को वहां से हटा करके उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएगा, और वहां पर वो अपने दो मेल न्यूक्लियाई को रिमूव कर देगा। ये जो दो मेल गैमीट है, जो दो मेल न्यूक्लियाई हैं, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर उसने रिलीज कर दी। अब वो दो मेल न्यूक्लियाई क्या करेंगे जरा उसको देखो। एक तो होती है वहां पर सिंगेमी, जो मेल गैमीट है, जो मेल न्यूक्लियाई है एन डिप्लॉयड हैप्लॉयड वाला है, वो फ्यूज करता है किसके साथ, एग सेल के साथ, तो वहां पर बन जाएगा जाइगोट। एग सेल था उसके पास, ये दो मेल न्यूक्लियाई आ गए, एक मेल न्यूक्लियाई तो एग के साथ फ्यूज करके क्या बना देगा, वहां पर जाइगोट बना देगा। इसको कहते हैं सिंगेमी।
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगैमी बोलेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वाला मेल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा यहाँ पर, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस याद होगा आपको, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था यहाँ पर, या पोलर न्यूक्लियाई जो था, पोलर न्यूक्लियाई जो था जो कि डिप्लॉयड था, इससे बन जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, इसको हम लोग पीईसी या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जिसको बोलते हैं पीईएन, जो कि कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा। तो देखो भाई दो फ्यूजन हो रहे हैं, एक फ्यूजन तो ये हो रहा है जो मेन है सिंगैमी, और एक फ्यूजन वो हो रहा है, तो दो दो फ्यूजन हो रहे हैं। कितने फ्यूजन हो रहे हैं, यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन तो 3 बार हुए कायदे से देखा जाए तो, एक फ्यूजन तो ये हुआ, एक मेल न्यूक्लियाई और एक का फ्यूजन, और दूसरा मेल न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन। और पोलर न्यूक्लियाई तो खुद 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है, पोलर न्यूक्लियाई खुद 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है, तो एक फ्यूजन तो पोलर न्यूक्लियाई बनने में ही हुआ है, एक ये हुआ है, एक ये हुआ, टोटल 3 फ्यूजन हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो पहले जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उनका फ्यूजन होगा, जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस है पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, जो लोकेटेड होते हैं सेंट्रल में, इसलिए उसको सेंट्रल सेल भी बोल देते हैं, और वहां से बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड तो वो हो गए, और एक मेल न्यूक्लियाई जो है एन है ये वाला, तो ये वाला एन और ये एग तो फ्यूज होकर के जायगोट बना देगा, ये वाला एन और ये पोलर न्यूक्लियाई का 2n ये फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है वो बन जाएगा। क्लियर, इस चीज को याद रखना, यानी कि यहां पर हम देखोगे तो फर्टिलाइजेशन कितने हुए, 2 हुए, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही होता है और किसी में भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, किसी के अंदर भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर होता है, केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर, और कहीं नहीं मिलता। और ट्रिपल फ्यूजन, 3 बार फ्यूजन हो गए, 2 बार फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया, एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन ये हो गया। आप बोलोगे सर इन दोनों का फ्यूजन वो फर्टिलाइजेशन नहीं है क्या, वो फर्टिलाइजेशन थोड़ी होता है, फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, जब मेल फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखो ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, फ्यूज हुआ, ये मेल गैमीट है और ये फीमेल का ही पार्ट है, तो ये भी फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पर देखो 2 फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन ये रहा, एक फर्टिलाइजेशन ये रहा, तो इसको कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन 3 बार हो रहा है, एक फ्यूजन ये रहा, दूसरा फ्यूजन ये रहा, और तीसरा फ्यूजन इन दोनों के बीच में हुआ है, तो 3 फ्यूजन हुआ है। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ये होता है, ये स्पेशल फिनोमेना है केवल एंजियोस्पर्म के अंदर, और किसी के अंदर भी देखने के लिए हमको नहीं मिलता है। फिर ये जायगोट होता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और फिर एक सीड बन के तैयार हो जाता है। क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक सीड जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखो भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा। कैसे भाई, ये डेवलप होता है किससे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, पीईएन, जो कि कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा तो उससे वहां पर जायगोट जो रहेगा ना, जायगोट, उस जायगोट से वहां पर एम्ब्रियो बनेगा, और जो पीईएन है उससे यहां पर एंडोस्पर्म बन जाएगा, उससे यहां पर क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो ये एंडोस्पर्म यहां क्या करता है, ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, पीईएन जो होता है उसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल नहीं बनेगा उसमें, सेल वॉल नहीं बनेगा, बस सेल डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, और वहां पर बहुत सारा एंडोस्पर्म बन जाता है। जैसे कोकोनट, नारियल हम सभी लोगों ने खाया है, तो आज के बाद जब भी आप कभी नारियल खाओ तो समझ जाना कि आप जो नारियल में खा रहे हो, क्या खाते हो आप नारियल में, सर नारियल के अंदर ना वो सफेद रंग का पार्ट निकलता है, हम वो खाते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है कि जो आप सफेद रंग का पार्ट खा रहे हो वो क्या है, वो यही है, पीईएन है, वो एंडोस्पर्म ही आप खाते हो। इवन जो आप पानी पी रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो, वो भी एंडोस्पर्म ही है। वहां पर 2 तरीके का एंडोस्पर्म होता है, वाटर जो रहता है ना कोकोनट के अंदर, तो कोकोनट के अंदर का जो पानी है वो, और कोकोनट में जो सेलुलर पार्ट है, जो सफेद वाला पार्ट है, वो दोनों की दोनों एंडोस्पर्म है, दोनों ही एंडोस्पर्म है। तो यहां पर क्या होता है कि जो पीईएन है उसमें बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के, जिससे
पानी बन जाता है, कोकोनट के अंदर जो पानी बनता है वो बन जाता है। और एक सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है, जो सफेद वाला पार्ट होता है, उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है बाद में, तो व्हाइट वाला पार्ट बन जाता है। तो कोकोनट के अंदर जो व्हाइट पार्ट है, जो अंदर सफेद वाला पार्ट जो हम खाते हैं वो, और जो पानी पीते हैं वो, दोनों की दोनों चीजें क्या है, एंडोस्पर्म होती हैं। ध्यान रखना, एंडोस्पर्म होती है। अभी एंडोस्पर्म सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से सीड भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं, एक एल्बुमिनस सीड होते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड को ही एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं। इनमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है बिफोर द सीड मैच्योरेशन। सीड मैच्योर होने से पहले ही एंडोस्पर्म पूरी तरह से इस एम्ब्रियो को डेवलप करने में ही खत्म हो जाता है। एंडोस्पर्म का काम क्या है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। तो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है, तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम एंडोस्पर्म का होता है। अगर एक सीड को हम बात करें, तो अगर इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि इसमें एंडोस्पर्म बना ही नहीं था। एंडोस्पर्म तो उसमें बना था, लेकिन वो एम्ब्रियो को डेवलप कराने में खर्च हो गया। तो अगर एंडोस्पर्म पूरी तरह से खर्च हो जाए बिफोर द सीड डेवलपमेंट, सीड के मैच्योर होने से पहले ही अगर एंडोस्पर्म पूरा खर्च हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्म नहीं है ये गलत बोलेंगे अपन, ऐसे नहीं बोलना। अपन को ये बोलना है कि एंडोस्पर्म तो था, लेकिन वो उसमें खर्च हो गया, एम्ब्रियो को डेवलप कराने में खर्च हो गया। तो अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए बिफोर द सीड मैच्योरेशन, उसको नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। जैसे मटर, जैसे मूंगफली, जैसे बीन्स, दालें वगैरह होती हैं। एक होते हैं एल्बुमिनस सीड, जहां पर एंडोस्पर्म मैच्योर सीड के अंदर भी परसिस्ट करता है। जैसे जैसे गेहूं, जैसे मेज, जैसे बार्ले। आप जो गेहूं खाते हो ना, वो बेसिकली क्या खा रहे हो, एंडोस्पर्मी तो खा रहे हो। आप जो मक्का खा रहे हो, वो क्या खा रहे हो, वो एंडोस्पर्मी खा रहे हो। आप बार्ले में जो खा रहे हो, वो एंडोस्पर्म खा रहे हो। कैस्टर में, कैस्टर तो खाया नहीं जाता, नॉन एडिबल होता है, मर जाओगे। कैस्टर मत खाना कभी भी भूल करके, कैस्टर बहुत जहरीला होता है। और कोकोनट में जो आप खा रहे हो, वो भी एंडोस्पर्मी खा रहे हो। सर हम जो खा रहे हैं, जैसे मटर में हम जो खाते हैं, ग्राउंड नट में हम जो खा रहे हैं, वीन में हम जो खा रहे हैं, दालों में हम जो खाते हैं, वो क्या होता है, वो कॉटिलिडन होता है। जैसे मटर और ये अपना मूंगफली, बीन्स, दालें जो होती है, उनमें बेसिकली कॉटिलिडन वाला पार्ट खाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये दो पार्ट हो गए अपने, मतलब दो टाइप के हो गए, एक नॉन एल्बुमिनस हो गए और एक एल्बुमिनस हो गए। नॉन एल्बुमिनस को ही एक्स एल्बुमिनस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, पूरी तरह से खर्च हो चुका है सीड मैच्योर होने से पहले, यानी सीड के अंदर हमें एंडोस्पर्म फिर बाद में नहीं दिखता। उसको बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एल्बुमिनस। आ रही है बात समझ में? अब आते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, जिसको एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। पीएन का डेवलपमेंट हो गया, एंडोस्पर्म बन गया। अब ये है, अब देखो ये डेवलप होगा कब, माइक्रोपाइलर एंड पर, क्योंकि एग वहीं पर था। जहां पर एग होगा वहीं पर जायगोट बनेगा। जायगोट जब बन जाता है तो ये जायगोट है, जायगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर स्टेज आती है, फिर हार्ट शेप स्टेज आती है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। इसको अच्छे से स्टार लगा देना, IMP लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर स्टेज आएगी, फिर हार्ट शेप का स्टेज आएगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। अब यहां पर सीड कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि डाइकॉट एम्ब्रियो बनना है कि मोनोकॉट बनना है। डाइकॉट मतलब जिसमें दो कॉटिलिडन होते हैं, मोनोकॉट जिसमें एक ही कॉटिलिडन होता है। ठीक है, तो दो कॉटिलिडन वाला सीड है, उसके अंदर एम्ब्रियो कैसा होता है वो जरा देखो। दो कॉटिलिडन, जैसे यहां पर आप देखोगे तो इसमें दो कॉटिलिडन है। एक कॉटिलिडन आप देखोगे तो एक कॉटिलिडन ये रहा और दूसरा कॉटिलिडन ये रहा, इसमें दो कॉटिलिडन है। दो कॉटिलिडन यहां पर होते हैं ना, वहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। क्या होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन होते हैं, किसमें, डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर। एंड द पोर्शन अबव द कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। कॉटिलिडन के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, और कॉटन के नीचे का जो पोर्शन होता है, बिलो पोर्शन होता है, उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। कॉटिलिडन दो होते हैं, डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलिडन होंगे, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ठीक है, कॉटिलिडन के ऊपर वाला पोर्शन एपिकोटाइल कहलाएगा, कॉटिलिडन के नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल कहलाएगा। एपिकोटाइल जो होता है वो उसका आखिरी पॉइंट जो होता है वो प्लम्यूल होता है, जिसको शूट टिप भी बोलते हैं। और जो हाइपोकोटाइल है उसका आखिरी पॉइंट जो है वो रेडिकल होता है, जिसको रूट टिप बोलते हैं, जो रूट कैप से कवर होती है। क्लियर? मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो मोनोकॉट, मोनो का मतलब एक, तो मोनो के अंदर एक सिंगल शील्ड शेप का कॉटिलिडन होता है, जिसको हम लोग स्कैटुलम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, स्कैटुलम, जो कि सीड के केवल एक साइड पर प्रेजेंट होता है। रेडिकल और या रूट कैप जो होते हैं वो यहाँ पर एनक्लोज्ड होते हैं अनडिफरेंशिएटेड शीट में, जिसको कॉलियोराइजा बोलते हैं। जो रेडिकल होते हैं या जो रूट कैप होते हैं वो कॉलियोराइजा से एनक्लोज्ड होते हैं, और जो प्लम्यूल होता है वो एनक्लोज्ड होता है यहाँ पर कॉलेप्टाइल से। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन याद रखना इसको। यहाँ पर ये आपका जो कॉलियोराइजा है वो रेडिकल या रूट कैप को कवर करेगा। रेडिकल जो जिससे रूट बनने वाली है और उस पर रूट कैप होता है उसको कवर्ड कौन करता है, कॉलियोराइजा। प्लम्यूल जिससे शूट बनती है उसको कवर कौन करता है, कॉलेप्टाइल। मोनोकॉट सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, डाइकॉट सीड के अंदर 2 एम्ब्रियो होते हैं। आ गई बात समझ में, आ गई होगी। फिर आते हैं हम लोग सीड और फ्रूट, कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया तो भाई सीड कैसे बनेगा, फ्रूट कैसे बनेगा। तो देखो भाई सीड क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल होता है वही बाद में सीड बनाता है। उस पर जो सीड कोट होता है, सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कैसे आती है, वो इंटेगुमेंट से बनती है। कैसे बनती है, इंटेगुमेंट से। आउटर जो इंटेगुमेंट बताया था उससे टेस्टा बन जाता है, अंदर का जो इंटेगुमेंट बताया था उससे टैगमन बनता है। ठीक है, माइक्रोपाइल जो होता है वो एक छोटी सी ओपनिंग के तौर पर सीड पर फिर भी रहता है, जिससे ऑक्सीजन और वाटर जो है वो उस सीड के अंदर जाता है। जैसे एक बीज है, उस बीज को हम मिट्टी में डालते हैं और कुछ समय बाद उसमें से पौधा निकलता है, तो उस बीज के अंदर ऑक्सीजन कैसे गया, उस बीज के अंदर पानी कैसे गया, इसी माइक्रोपाइल एंड से। माइक्रोपाइल एंड था ना, तो सीड के पास वो माइक्रोपाइल एंड रहता है, वहीं से ऑक्सीजन, वहीं से हवा जो है, पानी जो है वो अंदर जाता है और सीड जर्मिनेट होता है। एक पार्ट होता है इसके अंदर पेरीस्पर्म। क्या होता है, पेरीस्पर्म। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर जो न्यूसेलस होता है उसका कुछ पार्ट बच जाता है, न्यूसेलस का कुछ रेमिनेंट पार्ट बच जाता है, उसको बोलते हैं पेरीस्पर्म। जैसे ब्लैक पेपर में मिलता है, जैसे बीट के अंदर मिलता है, ब्लैक पेपर में अपन को पेरीस्पर्म मिल जाता है। और फ्रूट क्या है, फ्रूट मतलब राइपेंड ओवरी, जो पूरा की पूरा ओवरी वाला पार्ट था ना वो फ्रूट होता है। और बताओ ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल से क्या बना, सीड बना, इसलिए तो फल के अंदर सीड होता है। आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि सर जो सीड है वो हमेशा फल के अंदर ही क्यों होता है, कॉमन सेंस है ना कि सर सीड हमेशा फल के अंदर क्यों होता है, सर क्या इसके पीछे का कारण है। इसके पीछे का कारण ये है कि फल कैसे बनता है, फल बनता है ओवेरी से, और सीड कैसे बनता है, सीड बनता है सर ओव्यूल से। और ओव्यूल कहाँ होता है सर, ओव्यूल ओवेरी के अंदर होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, फिर सीड जो है वो फल के अंदर होगा ही होगा। तो जो पकी हुई ओवरी होती है, जो राइपेंड ओवरी होती है, उसी को फल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। ओवरी बॉल जो है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट बॉल में। फल के जो छिलके होते हैं ना, छिलका जो रहता है फल का जो छिलका हम लोग खाते हैं वो बेसिकली होती है ओवरी बॉल, ओवरी बॉल, जिसको पेरिकार्प कहा जाता है, पेरिकार्प। एक सही मायने में फल क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या कहलाता है, ट्रू फ्रूट मतलब जो केवल और केवल ओवरी से डेवलप हो, जो ओवरी से डेवलप होता है वही आपका ट्रू फ्रूट कहलाता है। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो थैलेमस से डेवलप हो रहे हैं, जैसे थैलेमस ही फ्रूट बना दे वो फॉल्स फ्रूट होता है। जैसे कि आपका एप्पल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, जैसे कि कैश्यू। सेब आप जो खाते हो वो ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है, वो थैलेमस वाला पार्ट जो आप खा रहे हो। एक होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट तो वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, वो सीडलेस होते हैं, उनमें बीज नहीं होते, बीज नहीं होते। जैसे केला, बनाना जो होता है वो वैसे तो बनाना जो है वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, 3N होता है, इसलिए उसमें सीड नहीं होता है, ट्रिप्लॉइड है। और बनाना जो है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है, इसमें कोई भी सीड नहीं मिलता। ये ऐसा फल है जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने, जैसे केला, ठीक है। और इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी इंड्यूस्ड कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की मदद से। आ रही है बात समझ में, ये हो गए भाई अपने सीड और फ्रूट की चर्चा। उसके बाद हम बात करें यहां पर एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। देखो एपोमिक्सिस को थोड़ा आप लोग समझिएगा। एपोमिक्सिस क्या है भाई, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। मतलब ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो होता है जिसमें कोई मियोसिस नहीं होगी, कोई गैमीट नहीं बनेंगे, और ना ही वहां पर गैमीट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, वही तो होता है एसेक्सुअल। बिल्कुल सही पहचाना आपने, उसी को एसेक्सुअल कहते हैं।
तो यहां पर भी भाई कोई गैमीट नहीं बनते, अगर बन भी गए तो गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। और अगर गैमीट बन भी रहे तो वो बिना मियोसिस के बन रहे होंगे। और चलो मान लो कि गैमीट बन गए, मियोसिस से बन गए, तो फिर वो गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई एक काम नहीं होगा। तो ये है तो क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन कॉपी करता है बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी। जैसे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सीड जो होते हैं, बीज जो बनते हैं ना, बीज, वो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनते हैं। भाई बीज कैसे बनते हैं, बीज में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो से सीड बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं सीड। तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सीड बनते हैं, लेकिन एपोमिक्सिस में भी सीड बनते हैं, जबकि एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल मेथड है। एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन उसके बाद भी उसमें सीड बन रहे हैं, यानी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है, क्योंकि सीड केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो एपोमिक्सिस वो तरीका है जिसमें सीड बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोमिक्सिस को आप कैसे डिफाइन करोगे, उसकी डेफिनेशन क्या है? एपोमिक्सिस ये वो तरीका है, ये वो मेथड है, ये वो एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें सीड बन रहे हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और सीड बन रहे हैं। ये अपन को कुछ स्पीसीज होती है एस्ट्रेसी की, ग्रासेस की, उसमें ये एपोमिक्सिस अपन को देखने को मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए डिप्लॉयड एग सेल भी बनता है। आप कहोगे डिप्लॉयड एग सेल मतलब, एग तो हैप्लॉयड होता है ना, डिप्लॉयड कब से होने लगा? डिप्लॉयड एग सेल भी बनता है बिना मियोसिस के। मैंने कहा ना कई बार इसमें गैमीट बनते हैं, जैसे एग सेल बन जाएगा लेकिन बिना मियोसिस के बनेगा, और बिना मियोसिस के अगर एग बनेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो तो डिप्लॉयड ही बनेगा, और वो डायरेक्टली फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एग सेल बना, डिप्लॉयड बना, बिना मियोसिस के बना, और वो एग सेल में बन गया, वो एम्ब्रियो में बन गया, और उससे सीड बना दिया। हमको लगा सीड बन गया बाबू, सीड बना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बना होगा। एपोमिक्सिस में जरूरी नहीं है। एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल मेथड है, लेकिन फिर भी उसमें सीड बनता है और बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। फिर आते हैं हम यहाँ पर, एक नई प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है भाई, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं सीड के अंदर, एक सीड है उसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी बोल देते हैं। ये अपन को सिट्रस में मिलेगा, मैंगो वेराइटी में मिलेगा। मैंगो के अंदर, सिट्रस के अंदर होता क्या है, यहाँ पर कई बार जो न्यूसेलर सेल होते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं, जो एम्ब्रियो सेक के आसपास होते हैं, उनमें डिवीजन शुरू हो जाता है, उनमें डिवीजन शुरू होता है और वो एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो सेक में अंदर चले जाते हैं और वहां पर एम्ब्रियो बना देते हैं। तो अपन को एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो देखने को मिल जाते हैं, इसको हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है? ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी बातें बता देता हूं क्या होता है। ये रहा भाई मेल, सिर्फ एक ही बार में सब खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है? ये रहा भाई फीमेल, ध्यान से सुन लीजिएगा। मेल ने क्या बनाए बाबू, मेल ने बनाए पॉलन, और फीमेल ने क्या बनाया, एग। ठीक, अब ये मेल ने पॉलन कैसे बनाए जरा वो देखें। ये जो मेल है इसके पास होता है क्या, एंथर। एंथर में होते हैं पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से बनते हैं क्या, माइक्रोस्पोर, और फिर माइक्रोस्पोर से बनता है पॉलन। ये बन गया भाई। फीमेल की बात करें तो फीमेल में होती है क्या, ओवेरी। ओवेरी के अंदर होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं, और उस मेगा स्पोर से बनेगा पूरा क्या, एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं एग। यही है, ये आपका फीमेल गैमीट हो गया, ये पॉलन हो गया। अब यहां पर ये पॉलन और एग इन दोनों का होता है जी फ्यूजन, ये होता है भाई क्या, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हो गया। ये यहां पर जो एग और पॉलन बने हैं ये कौन सी प्रोसेस से बने हैं, ये मियोसिस से बने हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों जगह पर मियोसिस होना जरूरी है, यानी कि ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है? फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर आपका जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। ये जाइगोट से फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये पॉलन जो होते हैं, इस पॉलन के अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। कितने होते हैं जी, इसमें 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। एक मेल न्यूक्लियाई एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, एक इसके साथ फ्यूज कर गया, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करता है किसके साथ, वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉयड है, तो उससे बन जाएगा यहां पर क्या, एंडोस्पर्म।
एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इसको देगा न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, एंडोस्पर्म इसको देगा न्यूट्रिशन, और ये बना देता है क्या, सीड। ये क्या बना देता है, सीड। तो ये जो सीड होता है, इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो कैसे बना है, जाइगोट से बना है। इस सीड के पास जो सीड कोट है, वो सीड कोट कैसे बना है, वो सीड कोट जो है वो इंटेगुमेंट से बना है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि अगर मैं यहां पर ही बताऊं आपको कि भाई ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था अभी, ये क्या है भाई, ये ओवेरी है। फर्टिलाइजेशन के बाद देखो क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद ये जो ओवेरी है, ये फल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये फ्रूट में बदल जाएगा। इसके अंदर ये हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये हमको मिल रहा है ओव्यूल, और ये ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है। ओव्यूल काय में बदल जाता है, सीड में। इसीलिए तो सीड जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, इसलिए जो सीड होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पसंद आए लेक्चर, समझ में आया हो लेक्चर, तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लेक्चर को एंजॉय करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।